आप में से कुछ लोग हो सकता है स्टॉक मार्केट से पहले कंफर्टेबल नहीं होंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग स्टॉक मार्केट से कंफर्टेबल थे, तो हो सकता है इक्विपमेंट टूल्स लैपटॉप मतलब एक्सेल सीट से कंफर्टेबल ना हो सकता है आपके जॉब या प्रोफेशन में शेड्यूल ऐसा आ गया हो। तो देखो, काम नहीं होने के हजारों कारण हो सकते हैं, पर हमारे सामने काम होने के एक ही कारण है कि आप सबको सीखना है और आप सबने प्रूव किया है। सो वंडरफुल वर्क फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया। हमने एक वीक दोस्तों एक्सटेंड किया था इस लर्निंग, राइट दोस्तों। अब जबकि आप करीबन 3 हफ्ता आपने क्वालिटी कंपनी को ढूंढने में बिताया है दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब कोई भी सेक्टर देख के, एनी सेक्टर, ये जो भी सेक्टर है उनको देख के अब कम से कम सकते हो कि कोई बोले कि पर्सनल केयर यानी क्या, तो आप बोल सकते हो पर्सनल केयर में दोस्त ये कंपनियां आती है। कोई आपको बोले कि भाई यहाँ पे एक सेक्टर है जो प्लाईवुड बोर्ड्स लेमिनेट्स का है, तो जिन्होंने काम किया है वो कम से कम बोल सकते हैं कि दोस्त इसमें ये कंपनियां आती है, राइट। तो दैट्स अमेजिंग। पहले हम भारत को जाने, भारत में कौन सी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, राइट, और ऑर्गेनाइज से भी बढ़कर हम कह सकते हैं लिस्टेड इंडस्ट्रीज है, तो दैट्स ग्रेट। अब मुझे उम्मीद है आप ये भी बता सकते हो कि कोई भी अलग अलग सेक्टर में कितनी कंपनियां लिस्टेड है, कौन सी कंपनी को कितना मार्केट कैप मिलता है, राइट। सो नंबर ऑफ कंपनीज आप बता सकते हो, मार्केट कैप पूरी इंडस्ट्री को कितना मिल रहा है, कौन सी कंपनी को ज्यादा मार्केट कैप मिल रहा है, किसको बिल्कुल मार्केट कैप ही नहीं मिलता है। XYZ इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी कितना धंधा कर रही है, कौन है वो बड़ा खिलाड़ी जो अपने इंडस्ट्री में ज्यादातर माल अपने घर ले जाता है ना। एक इंडस्ट्री में 100 रुपए आते हैं इंडिया में, 50 तो एक ही बंदा ले जाता है, तो वो कौन है उसका नाम जानना जरूरी है, राइट। हल्क कहते हैं उसको, मार्केट का हल्क, खिलाड़ी नंबर 1, जिसका बड़ा मार्केट शेयर है अपने सेगमेंट में। तो कौन है जो तगड़ा सेल्स कर पाते हैं, कौन है जो सेल्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाते हैं। अब तक मुझे ये पता होगा दोस्तों कि जब आपने अलग अलग इंडस्ट्री देखी, क्या दोस्तों आपको ऐसी कंपनियां मिली, राइट। अगर आप जो मैं ये पूछ रहा हूं, अगर आपको उसके जवाब पता हो, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। क्या दोस्तों आपको कोई भी पर्टिकुलर में ऐसी इंडस्ट्री मिली जो अपनी पीआर कंपनी से ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा धंधा करती है, जो दूसरी कंपनियां कितना ही ग्रोथ कर ले वो पहली कंपनी को पकड़ नहीं पाएगी। इसे कहते हैं बड़े मार्जिन से जीतना, है ना। अभी जैसे अभी इलेक्शन हुए गुजरात में, तो होता है ना, बहुत से लोगों की डिपॉजिट डूल हो जाती है और कुछ लोग एकदम जबरदस्त बहुत बड़े मार्जिन से जीतते हैं, लीडर होते हैं। वैसा आपके शेयर बाजार में कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, कुछ कंपनियों को भर भर के पैसे मिलते हैं, राइट। तो ऐसी कौन सी एक दो कंपनी मुझे बता सकते हो जो अपने सेक्टर की खाली लीडर नहीं, एकदम तगड़ी लीडिंग है, किंग साइज है, दूसरी कोई भी कंपनियां वो सेक्टर में उसके जितनी नहीं है, या कम से कम 50% का डिफरेंस होगा। या चैट बॉक्स इज ओपन। अब जब आपने काफी कंपनियों पे काम किया है, मैं ये जवाब आप लोगों से उम्मीद करूंगा दोस्तों। या एनीबॉडी मुझे बता सकते हो आप लोग। अरे वाह, विनीत भाई ने शुरुआत कर दी, क्या बात। सन फार्मा, एब्सोल्युटली राइट, विनीत भाई के लिए ताली होनी चाहिए। फार्मा के ये एकदम लीडर है, राइट। इनसे आगे कोई नहीं है फार्मा में। सुधीर पटेल, टाइटन, क्या बात है सुधीर भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, राइट। अभी जैसे हमने कहा कि भाई नवंबर महीने में, मतलब ये जो भी अपना महीना जो बीता, 32 लाख शादियां थी, कितने 32। तो इस बार जो सेल्स डेटा है वो देख लेना, टाइटन के कैसे आते हैं, राइट, अप्रैल के कैसे आते हैं देखना आप। तो ध्यान होना चाहिए कि भाई शादी होती है तो कौन सी कंपनी को फोकस करें, राइट। लोग घर को भी कलर कराते हैं, मेरे ख्याल से शायद ऐसा घर नहीं होगा जिनके घर पे शादी हो और उन्होंने कलर ना कराया। लोग चाहते हैं अपना घर सुंदर दिखे, तो एशियन पेंट, बराबर। और वैसे भी एशियन पेंट लीडर है, टाइटन लीडर है, दूर दूर तक टाइटन को छू सके ऐसा कोई नहीं। पेंट में दूर दूर तक एशियन पेंट की टक्कर का कोई नहीं। अरे लिस्टेड तो छोड़ो, अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री भी मिला लो तो भी 50% में सब प्लेयर, अनऑर्गेनाइज्ड लिस्टेड सब, और 50% में एशियन पेंट अकेला। सारिका गायकवाड़ मैडम, यस एब्सोल्युटली राइट। टीसीएस एक लीडिंग कंपनी। दूसरे नंबर की कंपनी इंफोसिस, वो टीसीएस से 50% कम टर्नओवर कर रही है, तो ह्यूज मार्जिन है। मतलब ये सब सेक्टर में कंपनियों को वो नीचे वाली कंपनी जल्दी नहीं छुपाती है। राजकुमार जी, जुबिलेंट फूड, एब्सोल्युटली राइट।
ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जुबिलेंट एंड देवयानी। मंसूर जी आईआरसीटीसी, अब देखो आईआरसीटीसी का तो कंपटीटर ही कोई नहीं हुआ है ना, तो मोनोपोली हुई। तो कुछ कंपनियां अपने सेक्टर में मोनोपोली या ड्यूओपोली टाइप है ना, जैसे आईआरसीटीसी कुछ ऐसा बिजनेस लेके आए जिसका हम कहते हैं ना कि एक बार ये इंट्रोड्यूस हुआ ना, फिर लोग पुराने तरीके भूल जाते हैं। तो आईआरसीटीसी कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन, एक बार जिसने आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे बुकिंग किया, फिर वो लाइन में नहीं खड़े रहते रेलवे स्टेशन, और अब धीमे धीमे रेलवे सारी ऑफलाइन बारी टिकट विंडोज बंद कर रहे हैं, धीमे धीमे सब ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये मोनोपोली बिजनेस है। जैसे एनएसडीएल सीडीएसएल डिपोजिटरी में, वो मोनोपोली नहीं है, डिओपोली बोले, उसमें वो तीसरे पार्टिसिपेंट नहीं आ पाएंगे, राइट। तो डिओपोली बिजनेस है, उसमें सीडीएसएल लीडर है, सो दैट्स ग्रेट, ध्यान होना चाहिए, राइट। तो कुछ कंपनियां मोनोपोली डिओपोली पे रहेगी। राजकुमार जी ने सुप्रीम लिखा है, बिल्कुल सही बात है सर, सुप्रीम हो हैवल्स हो, हैवल्स केबल्स में लीडर है, दूसरे नंबर की पॉली केबल, राइट, जो थोड़ी दूर है हैवल्स से। पाइप में सुप्रीम सबसे लीडर है, फिर दूसरी कंपनी आती है फिनोलेक्स वगैरह वगैरह, राइट, जो दूर है। वीरेंद्र प्रसाद, आपने रिलायंस लिखा, अभी रिलायंस का तो कोई तोड़ ही नहीं है ना, हा? वो जो करते हैं उसमें लीडर होते हैं, मतलब वो जहां धंधे पे जाएंगे मार्केट पूरा कैचअप कर ले। रिटेल में गए, एक तरफ रिलायंस, दूसरी तरफ सारे दूसरे स्टोर, राइट, एक तरफ जियो, दूसरी तरफ सारा दूसरा टेलीकॉम, ग्रेट बिजनेस। प्रज्ञेश भाई ने इंडियन होटल लिखा है, देखो प्रज्ञेश भाई की बात बिल्कुल सही है, कितना बढ़िया, देखो आप लोगों को सब लीडर मिलते जा रहे हैं। इंडियन होटल यानी ताज ग्रुप, बराबर ना, टाटा ग्रुप की होटल चेन सबसे बड़ी, ये भी एक जमाने में निफ्टी 50 में हुआ करते थे, पर ये निकल क्यों गए, क्योंकि इंडिया अभी प्रिपेयर्ड नहीं था होटल इंडस्ट्री के लिए। अरे अभी 50% पॉपुलेशन जो कंट्री की बिलो पॉवर्टी लाइन हो, वो कंट्री में कहां होटलें चलेगी। अब चलो 22% है खाली, तो अब लोग एफोर्ड करने लगे, और ये तो शुरुआत है। अब देखो आने वाले 15-1 साल में क्या होगा, हमारी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, होटल के अच्छे दिन तो अब आने वाले, अब तक के दिन इनको ये टिके वो बड़ी बात है, पर कोई भी होटल आपको डेब्ट फ्री नहीं मिलेगी, बराबर, क्योंकि इनके समय अच्छा नहीं था अभी इन लोगों के लिए, तो डेब्ट फ्री कोई होटल नहीं है, इंडियन होटल भी नहीं है। तो इन्हीं सब लाइन में आपने जो नाम लिखे, निकुंज पारेख, HUL, एब्सोल्युटली राइट सर, आजादी से पहले से हम इन लोगों से माल ले रहे हैं, अभी भी इंडिया में कोई कंपनी नहीं है जो HUL से बड़ी, राइट। हम कह सकते हैं जैसे अदानी करने लगा है, पर वो एडिबल ऑयल, अमूल, पर वो मिल्क है, पर HUL की जो प्रोडक्ट है उसमें कोई राजा नहीं बना, बराबर कि नहीं। और दूसरी कंपनियां दूर दूर तक इनका पहुंच नहीं पा रही। गोदरेज कंज्यूमर 12,000 करोड़, मायरी को 10,000 करोड़, मतलब यू कुड नॉट रीच HUL, इतने बड़े हैं, 100 लोग हैं करोड़ प्रकार वाले, ह्यूज बिग कंपनी। विनीत परख, HDFC बैंक, यहाँ पे देखो थोड़ा, यहाँ पे इनको हम लीडर नहीं कहेंगे, राइट, ये टॉप क्वालिटी है। पर बैंकिंग इंडस्ट्री में दो बड़ी कंपनियां हैं, राइट, दो बैंक है जो एक दूसरे के टक्कर की, दोनों एक दूसरे के जितना ही ऑलमोस्ट धंधा करते हैं, मतलब हम ये नहीं कह पाएंगे कि दूसरे नंबर की बैंक पहले नंबर की बैंक से बहुत दूर है, राइट। HDFC है लीडर, लेकिन डिफरेंस जो हम कहते हैं ना वो इतना ह्यूज नहीं है, राइट सर। तो यस, आपका जवाब सही है, HDFC बैंक पर ध्यान रखो, यहाँ पे दो दो खिलाड़ी बड़े हैं, है ना, जैसे कोका कोला की बात होती है तो पेप्सी की बात होती है, जबरदस्त टक्कर है दोनों, राइट। वैसे यहाँ पे HDFC ICICI बैंक टक्कर है एकदम। सारिका गायकवाड़ सर, आप मैडम आपने क्या लिखा है सर, पावर सेक्टर में टाटा पावर कैसा है, राइट, कैसा है वो तो अभी अपने को फंडामेंटल से पता चलेगा मैडम, पर टाटा पावर जो है वो पावर की कंपनी, राइट, पावर प्रोडक्शन, राइट, तो पावर प्रोडक्शन में टाटा पावर का अच्छा बिजनेस है, पर लेना नहीं लेना वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो थोड़े डेप्थ में जाके डिसाइड करेंगे, राइट। प्रज्ञेश भाई अपने अशोक लेलैंड लिखा है, और देखो असल में अशोक लेलैंड नहीं है सर, अशोक लेलैंड का बिजनेस क्या हुआ। यस, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो सर। अशोक लेलैंड कौन से सेक्टर में है, क्या ये पैसेंजर कार बनाते हैं, टू व्हीलर बनाते हैं, ऑटो इंसिलरी बनाते हैं, क्या सर। ये अपना कॉमर्शियल व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल, तो कॉमर्शियल व्हीकल का राजा कौन है सर। एक्चुअली टाटा मोटर आएगा, या बिल्कुल सही बात है सर आपकी। और लीडर मतलब टाटा मोटर कैसा लीडर प्रज्ञेश भाई, 50% मार्केट टाटा मोटर के हाथ में है, और बाकी के 50 में ये सब कंपनियां आती है, राइट। तो लीडर कौन हुआ कॉमर्शियल व्हीकल में, टाटा मोटर, बराबर। लेकिन जब आपने ये काम किया होगा कॉमर्शियल व्हीकल, तो कॉमर्शियल व्हीकल में आपको उधर टाटा मोटर नहीं मिला होगा, क्यों ऐसा, फिर सर ऐसा क्यों हुआ। जैसे मैं यहाँ पे BSE पे सर्च करता हूँ,
टाटा मोटर्स, तो ये कॉमर्शियल व्हीकल में नहीं आके पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी में आ रहा है, क्यों ऐसा सर? मतलब बिजनेस उसमें ज्यादा है, बिजनेस परसेंटेज उसमें ज्यादा है कार राइट वगैरह सर, में। देखो अभी अगर अपन टाटा मोटर कंसोलिडेटेड बिजनेस गिनेंगे तो काफी फॉरेन की कंपनियां भी इन्होंने ले ली है, और चाइना में दुनिया भर में इनका माल बिकता है, राइट? तो वो सब बिजनेस को अगर अपन कंसीडर करते हैं सेगमेंटल, तो कॉमर्शियल व्हीकल इंडिया में उनका सबसे बड़ा है, मतलब भारत में कॉमर्शियल में वो बहुत बड़े हुए, लेकिन ओवरऑल ये पैसेंजर कार एंड यूटिलिटी व्हीकल की कंपनी हुई, राइट सर? इसीलिए इनको कॉमर्शियल की किंग होने के बावजूद इनको कार में रखा हुआ है, पैसेंजर कार, राइट? तो पैसेंजर कार में सर असल में राजा कौन है? राजा नंबर 1, हाँ प्रगनेश भाई, सबसे बड़ा खिलाड़ी नंबर 1। पैसेंजर कार में फिर मारुति आएगा ना सर? हाँ मारुति, और एकदम कॉन्फिडेंस से, क्यों? जैसे टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल में नंबर 1, मतलब 50% मार्केट, वैसे मारुति के पास भी करीबन 45% इंडिया का मार्केट है, मतलब हर हर 2 में से 1 गाड़ी मारुति निकलती है, तो वो बड़े लीडर हो, तो हर एक सेक्टर के लीडर को ध्यान रखे। दूसरे नंबर की जो कंपनी है वो हुंडई है, राइट? और तीसरे नंबर पे टाटा मोटर है पैसेंजर कार में। पर टाटा मोटर और हुंडई मतलब मारुति से दूर दूर तक नजदीक नहीं, तो लीडर पैसेंजर कार में मारुति, कॉमर्शियल में टाटा मोटर के नजदीक कोई नहीं है। और अगर ये यूटिलिटी व्हीकल गिने तो यूटिलिटी व्हीकल यानी क्या हुआ प्रगनेश भाई? हाँ जी, एनीबॉडी? यूटिलिटी व्हीकल यानी क्या बोलेंगे? या चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। यूटिलिटी, यूटिलिटी ट्रैक्टर, बराबर ना? ट्रैक्टर्स और दूसरे यूटिलिटी वाले व्हीकल, बराबर? तो ट्रैक्टर में राजा कौन? राइट, ट्रक्स राजकुमार जी उसमें आएगा, कॉमर्शियल व्हीकल महिंद्रा 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 महिंद्रा, बिल्कुल सही बात है सर। तो देखो हर एक सेक्टर में कुछ कंपनियों ने जगह बना दी, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर में करीबन करीबन 40% पे राज करते हैं, मतलब हर 2 ट्रैक्टर में 1 ट्रैक्टर महिंद्रा का, तो वो किंग है ट्रैक्टर की, राइट? तो अगर कॉमर्शियल व्हीकल देखे तो किंग है टाटा मोटर, पैसेंजर कार किंग है मारुति, टू व्हीलर में कौन है किंग? हीरो। हाँ हीरो, पक्का एकदम सर। कीर्ति, कीर्ति भाई नहीं, बजाज नहीं है, बजाज ऑटो। नहीं बजाज नहीं है लीडर। हीरो देखो हीरो हीरो। आपको सेक्टर में 2-3 व्हीकल में बजाज दिखता है, क्योंकि बजाज का एक्सपोर्ट जबरदस्त है, बजाज 3 व्हीलर में जबरदस्त है, इसलिए वो 2-3 व्हीलर में लीडर है। पर खाली 2 व्हीलर देखेंगे तो लीडर कौन है? किन लोगों ने होंडा लिखा, क्या बात है, वेरी गुड जी, राजकुमार जी, विनीत भाई, या करेक्ट करेक्ट, होंडा, होंडा नंबर 1। अभी वैसे ये महीने वापस हीरो मोटर नंबर 1 हो गया है, पर वो दोनों की जबरदस्त टक्कर है, राइट? तो यस, लीडर ऐसे अपने को पता चलते, राइट? अब चलो ये सेक्टर तो अपन ने देख लिया अलग अलग, यहाँ पे अपने बात कर ली कि कौन किसमें है। राजकुमार जी ने वोल्टास लिखा है, तो वोल्टास किसका राजा है बताओ एवरीबॉडी? यहाँ क्या कूलर वोल्टास किंग है किसी में? या कूलर कूलर में। क्या एसी में, बराबर ना? तो एयर कूलर में वोल्टास इज, एयर कंडीशन में वोल्टास इज नंबर 1, और दूसरी कंपनियां वोल्टास के नजदीक नहीं आती, दूर है एकदम, हर 4 में से 1 एसी वोल्टास का बिकता है। ओरेकल लिखा है अविनाश जी ने, राइट? तो अगर हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देखेंगे तो ओरेकल लीडर नहीं है सर, राइट ना? ओरेकल के टर्नओवर में और दूसरी इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनियों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओरेकल अपनी जो खुद की जो प्रोडक्ट है उसमें वो लीड करते हैं, पर हम निश मार्केट नहीं जा रहे, हम ओवरऑल सॉफ्टवेयर अगर देखें तो उसमें कौन है राजा? टीसीएस। टीसीएस। या फिर राजकुमार जी ने पीआई इंडस्ट्री लिखा है, सर पक्का पीआई लीडर है क्या? इज पीआई इंडस्ट्री रियली अ लीडर? नहीं सर ये यूपीएल। तो छोटी कंपनी है, बिल्कुल छोटी कंपनी। कौन है लीडर? यूपीएल यूपीएल। बिल्कुल सही बात सर, 100%, वेरी गुड। तो यूपीएल इज अ लीडर, वो इतना ज्यादा धंधा करता है कि दूसरी कंपनियां उसके नजदीक नहीं आ सकती, राइट? तो ये हम बात नहीं कर रहे कि आपको वो ले लेनी है, हम क्वालिटी की बात नहीं कर रहे, हम एक ही क्वालिटी की बात कर रहे, धंधे की, दूसरी क्वालिटियां नहीं देखी अभी हमने, राइट? तो वंडरफुल, आप सबसे जो जवाब मिले बहुत ही बढ़िया मिले। वीरेंद्र प्रसाद, एचडीएफसी इज लीडर इन व्हाट सर? हाँ वीरेंद्र प्रसाद जी, एचडीएफसी किसका राजा है? अगर आप एचडीएफसी लिखते हो तो एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस का राजा है, हाउसिंग फाइनेंस, राइट? हाउसिंग फाइनेंस में आईसीआईसी होम फाइनेंस भी आती है, राइट? ऐसी कई कंपनियां हैं, एलआईसी होम फाइनेंस, तो राजा की कंपनी है एचडीएफसी, उसका पूरे बाजार में हाउसिंग फाइनेंस में सबसे बड़ा रोल है। तो यस इज नंबर 1।
दूसरा आपने डीमार्ट लिखा है, सही बताओ क्या डीमार्ट नंबर 1? और एक बार सोच के बोलो। डाइवर्सिफाइड सर रिटेल में तो वही है वन। सर, रिटेल का। हाँ वीरेंद्र भाई, नहीं देखो दूसरी अनलिस्टेड कंपनी है नंबर 1, जो डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है, तो वो नंबर 1 है। रिलायंस स्मार्ट। रिलायंस रिटेल की सर। रिलायंस एलियास। तो राजा डीमार्ट नहीं हुआ। यस, डीमार्ट क्वालिटी कंपनी है, बड़ी अच्छी कंपनी है, लेनी चाहिए, पर सबसे बड़े की जो खूबी है वो है रिलायंस में। रिलायंस रिटेल करीबन 2 लाख करोड़ का धंधा, और डीमार्ट उसके सामने बच्चा है, राइट। डीमार्ट 30,000 करोड़, रिलायंस 2 लाख। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिलायंस रिटेल इज किंग, राइट। फिर यहाँ बजाज फिनसर्व लिखा है, पर बजाज फिनसर्व किस में नंबर 1 है सर? बजाज फिनसर्व निकुंज भाई किसी में नंबर 1 नहीं है। उसने हाँ एक बच्चा ऐसा दिया जो नंबर 1 है, उसका बच्चा नंबर 1 है, पर बजाज फिनसर्व खुद नंबर 1 नहीं है। बोलो कैसे? क्या क्या कहेंगे निकुंज भाई इस पे? हाँ सर फिनसर्व होल्डिंग कंपनी है। हाँ, बजाज तो होल्डिंग कंपनी है। तो बजाज फिनसर्व किसकी होल्डिंग कंपनी हुई? बजाज फाइनेंस की। या उसके नीचे एक फाइनेंस की कंपनी बजाज फाइनेंस है। अब बजाज फाइनेंस किंग साइज कंपनी है, मतलब रिटेल फाइनेंस में उसके जितना बड़ा और कोई नहीं, राइट। ह्यूज बिजनेस उन लोगों का। और बजाज फिनसर्व के दूसरे 2 जो बच्चे हैं, बजाज लाइफ एंड बजाज जनरल, ये 2 इतने बड़े नहीं, मतलब ना बजाज लाइफ ना बजाज जनरल 2 में से एक भी टॉप 3 में आ रहा है, राइट। नंबर 1 नंबर 2 और कंपनियां हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, वो सब लोग, बराबर। तो हम बजाज फिनसर्व को लीडर नहीं कहेंगे। यस, इट इज अ वेरी गुड कंपनी, पर लीडर नहीं। वैसे ही रिलैक्सो, क्या रिलैक्सो हम ये नहीं कह सकते कि उसके जितना बड़ा और कोई नहीं है। क्यों नहीं कह सकते बोलो? रिलैक्सो का भाई कौन है उसके जितना धंधा करने वाला? यस प्लीज। बाटा। क्या बिल्कुल सही निकुंज भाई, क्या बात है। देखो बाटा, तो बाटा एक मल्टीनेशनल, राइट। रिलैक्सो एक इंडियन। बाटा वर्षों से है, रिलैक्सो ने शुरुआत की और इतना मस्त ग्रोथ किया कि रिलैक्सो बाटा को छू गई। मतलब आज हम कह सकते हैं बाटा एंड रिलैक्सो आर ऑलमोस्ट सेम, राइट। तो बाटा ने इतना ग्रोथ नहीं किया जितना रिलैक्सो ने किया, इसीलिए ये बच्चा बाटा जितना हो गया और अभी बाटा से ज्यादा टर्नओवर करता है। तो ग्रेट, इतना बड़ा टर्नओवर नहीं कि उसको बाटा छू नहीं सकता है, राइट। मतलब ये नहीं कहेंगे कि वो एकदम आगे है, पर वो और बाटा को सिमिलर बोलेंगे, राइट। वीरेंद्र प्रसाद, आपने लालपत लैब कहा है, तो लालपत लैब सर डेफिनेटली बिल्कुल सही आंसर है आपका। लेबोरेटरी में नंबर 1 है। अगर लालपत लेबोरेटरी में नंबर 1 है तो नंबर 2 का भी नाम आना चाहिए सर। कौन है नंबर 2 में? देखो इमर्जिंग सेक्टर है, ये जो चेन्स है ये इमर्ज होती जा रही है। मेट्रोपोलिस, बराबर कि नहीं? ऐसी दूसरी भी चेन्स है, राइट। तो लालपत, मेट्रोपोलिस, ये सब आती है लैब में, थायरो केयर, और सबसे बड़ा खिलाड़ी लालपत। फिर आपने और क्या क्या लिखा है देखने तो मेरे को। राजकुमार जी ने गेल लिखा है। यस, राजकुमार ने जो गेल लिखा, क्या कहते हैं आप सब लोग, क्या गेल लीडर है? या बिल्कुल लीडर है ना, गैस अथॉरिटी में। क्योंकि अभी राजकुमार भाई दिल्ली के हैं, तो वहां पे इंद्रप्रस्थ गैस है जो इनका ही बच्चा है, राइट। बॉम्बे में लोग महानगर यूज करते हैं एमजीएल, वो भी इनका बच्चा। गुजरात में गुजरात गैस, वो भी इनका बच्चा। तो दूसरे सब बच्चे हैं और ये सबके पापा है, होल्डिंग कंपनी जैसा, राइट। तो गेल इज अ लीडिंग कंपनी, नो डाउट अबाउट इट। फिर आपने कीर्ति भाई ने टाटा लिखा, पर एक हाँ वो तो आपने उसका जवाब दिया है, राइट राइट। ओके, फिर चलो, बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ ये जो एक्सरसाइज हमने किया, ग्रेट, वंडरफुल। अब यही जो आप लोगों ने नाम दिए, मुझे आप क्वालिटी वाइज बताओ। अभी मैं आपके डेटा नहीं ओपन कर रहा हूं, पर जैसे विनीत भाई ने लिखा है सन फार्मा, सर आपने, ये सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो विनीत भाई? या तो मैं यहाँ पे फार्मा ओपन भी कर लेता हूँ साथ में, और मुझे बताओ सर, हमने माना कि सन फार्मा इज लीडिंग कंपनी नंबर 1, लेकिन क्या ये क्वालिटी वाइज भी सबसे अच्छी है सर? नहीं सर। नहीं, तो हम फेल किधर होते हैं? क्वालिटी में फेल होते मार्जिन है ना। तो yes. मार्जिन इनके इतने अच्छे नहीं है, काफी चीजों में ये पीछे जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ और कंपनियां थी, जैसे कहा गई, अभी मेरा ध्यान गया था इन कंपनियों के ऊपर, एबोट इंडिया, फिर फाइजर, राइट, सैनोफी, ये सब मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, राइट। तो मल्टीनेशनल, अगेन जैसा हमने बाटा की बात की, मल्टीनेशनल कंपनी हमेशा क्वालिटी में बढ़िया होगी, सुपर, लेकिन ये ग्रोथ इतना बढ़िया नहीं करती है जितना इंडियन कंपनी करती है। तो प्रायोरिटी हम इंडियन कंपनी की रखेंगे। उसके साथ ये भी तैयार रहो कि जब पूरा समय आता है, पूरा समय कह रहा हूं, अच्छा समय नहीं, पूरे समय में मल्टीनेशनल बचाती भी है,
क्योंकि वो क्वालिटी में अच्छी होती है, वो कंसिस्टेंसी टूटती नहीं, राइट। तो कभी देखो आपने अगर एकदम मल्टीनेशनल कंपनी बाय करके रखी होगी और बहुत अच्छा समय चल रहा है, इंडिया का जबरदस्त ग्रोथ है, हो सकता है आपकी मल्टीनेशनल परफॉर्म ना करे, वो आपको प्रॉफिट देगी, डिविडेंड देगी, पर बढ़ेगी नहीं, तो आपको दुख होगा यार ये पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा है। उसका उल्टा भी सोचो, इंडियन कंपनी है, मल्टीनेशनल नहीं लिया, बहुत मस्त बढ़ती है, जब ग्रोथ आता है ये जबरदस्त बढ़ते हैं, पर बुरे समय में ये मल्टीनेशनल जैसा परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इंडियन कंपनी में नई नई शुरुआत होती है, तो थोड़ी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, कम मार्जिन होते हैं, थोड़ी डेप्थ होती है, राइट। तो अगर पहले से जान लेंगे फिर प्रॉब्लम होगा, तो अपने को तैयारी रहती, चल भाई मेरे को पता है। अगर हमको पता नहीं है और प्रॉब्लम आए तो हम फंसते हैं, बराबर विनीत भाई। सर तो इधर हमको कोई क्वालिटी कंपनी सर ढूंढना पड़ेगा। कोई देखा आपने फार्मा में कुछ अच्छी क्वालिटी की जिनके मार्जिन अच्छे हो, निवेश का मार्जिन बहुत अच्छा था। ओके, डिविस के मार्जिन सबसे बढ़िया। जस्ट डेटा मैं नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे डेटा पे डिविस के मार्जिन एकदम सॉलिड, डेब्ट पेइंग कैपेसिटी एकदम बढ़िया, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, मतलब हर प्रकार से ये कंपनी बिल्कुल सॉलिड और बढ़िया है। क्लियर सर? यस सर। राइट, तो दो आंसर बता रहे हैं हमको। सन फार्मा सबसे बड़ी कंपनी, डिविस बड़ी नहीं है पर अच्छी है, राइट। जो यहाँ पे किंग है वो अच्छा नहीं है, जो अच्छा है वो किंग नहीं। तो अगर मैं पैसे डालूंगा मुझे थोड़े लिमिटेड पैसे डालने, क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी। मैं सन फार्मा लूंगा तो भी वॉलेटिलिटी रहेगी क्योंकि क्वालिटी नहीं है, डिविस लूंगा तो भी क्वालिटी रहेगी, वॉलेटिलिटी रहेगी, राइट, मिड कैप कंपनी में। क्लियर सर? यस सर। या मैं टाइटन पे आता हूँ। सुधीर भाई ने टाइटन लिखा हुआ था, सुधीर भाई टाइटन पे काम आपने किया है क्या, टाइटन के सेक्टर पे? चलो मैं ओपन करता हूँ। किसने सर? ओके, फार्मा और अच्छा, राइट राइट, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे जेम्स ज्वेलरी का सेक्टर यहाँ पे ओपन किया हुआ है, लेट इट ओपन। और ये जो सेक्टर है इसमें जो राजेश एक्सपोर्ट है उसका टर्नओवर खतरनाक है। देखो अपन देखते हैं, एक मिनट, या जैसे टाइटन का टर्नओवर कितना है सर, दिख रहा है आपको विजिबल? टाइटन का टर्नओवर 29,000 करोड़, राइट, और राजेश एक्सपोर्ट का टर्नओवर 2.5 लाख करोड़, है ना। पर दोनों के बिजनेसेस अलग है, राइट। राजेश एक्सपोर्ट का अलग बिजनेस हुआ, सेक्टर यही है, जेम्स ज्वेलरी एंड वॉचेस, राइट। पर राजेश एक्सपोर्ट जो बिजनेस करता है उसमें टर्नओवर बड़े होते हैं पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती है। देखो धंधे में देखेंगे तो राजेश का जबरदस्त टर्नओवर, राइट, ग्रोथ कुछ भी नहीं है, एवरेज। आप अगर उसकी क्वालिटी पे ध्यान डालोगे तो अच्छा, इन्होंने डेटा नहीं डाला है यहाँ पे मेरे ख्याल से, ऐप पर वो सबके डेटा राजेश के लिए किसने काम किया है? मैंने किया है। अच्छा, आपने किया है ना, राइट। पर आपको देखो राजेश एक्सपोर्ट के कल्याण ज्वेलर, फिर यहाँ पे पीसी ज्वेलर, बहुत सी ज्वेलरी की कंपनियां हैं, क्वालिटी सर एक भी नहीं, राइट। तो क्वालिटी पे जाना है तो आपको खाली टाइटन मिलेगा जो इतना बड़ा होने के बावजूद डेप्थ फ्री है। देखो आपने डेप्थ के डेटा डाले हो तो हम देख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, डेप्थ टू इक्विटी, देखो डेप्थ टू इक्विटी कितना है, खाली 7%, मतलब ये डेप्थ फ्री कंपनी, राइट। डेप्थ रेशियो खाली 57, मतलब लायबिलिटी एसेट के मुकाबले आती कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी। ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनी रखेंगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी तो बिल्कुल रखते नहीं है, 2.5% मतलब क्या हुआ सर, नथिंग, मतलब इनका पूरा कारोबार कैश पे चलता है, बराबर। ज्यादातर धंधे डूब जाते हैं उधारी के चक्कर में, और इनको 30,000 करोड़ लाते हैं वो भी पूरा कैश। करंट रेशियो 1.65, मतलब करंट लायबिलिटी के मुकाबले इनके करंट एसेट काफी तगड़े हैं। ओवरऑल नेट मार्जिन, कंसिस्ट, हर चीज देखे आपका टाइटन का कोई तोड़ नहीं। दूसरी काफी कंपनियां हैं यहाँ पे, वैभव ग्लोबल, दूसरी लाइन लगा दो, पर आपको ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी, राइट। तो हम कह सकते हैं सर टाइटन इज अ गुड कंपनी। उसमें कंपैरिजन करने जैसी कोई लगी नहीं सर। नहीं, पर फिर भी कर लेने का, क्योंकि देखो डेटा डालोगे ना तो आपको पता चलेगा, क्योंकि दूसरी काफी ज्वेलरी की कंपनियां हैं, है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, कई कंपनियां हैं, और जब आईपीओ आया ना तब इसमें से कई कंपनियों के आईपीओ जैसे कुछ साल पहले आए तो लोग इनके पीछे पड़ते हैं, अरे यार ये कंपनी है अच्छी, वो कंपनी है, गीतांजलि यहाँ पे अभी मेरे ख्याल से एक आईपीओ आया था, मैं नाम भूल गया उसका भी, तो कितनी सारी है, राइट। राधिका ज्वेलर, पीसी ज्वेलर, ना फिर आपका टीबीजेड, त्रिपोदान तिरुची, थांगेमल, राइट। तो ज्वेलरी, ये सारी कंपनी कंपेयर करना चलेगा
कुछ भी नहीं है। तो टाइटन इज बेस्ट और कोई दिक्कत की बात नहीं है टाइटन, राइट सर? जी सर। टाइटन के अलावा अगर मैं और आगे देखूं जो अभी आप लोगों ने जवाब दिए थे, तो दीप्ति जी ने एशियन पेंट बताया था, राइट? लेट मी गो टू योर पेंट इंडस्ट्री एंड चेक। हम इसका डेटा अगर पेंट का चेक करें, निकुंज भाई ने काम किया है इसके ऊपर, राइट? सो निकुंज भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। बड़ा सुंदर काम किया हुआ है, वेरी गुड। सिर्फ मार्केट कैप में 75% एशियन पेंट के हाथ जा रहा है। धंधा इन्हीं का अभी हमने बात की वैसी 30,000 करोड़, और दूसरी कंपनी आधे भी नहीं है, मतलब बर्जर पेंट जो सेकंड नंबर है उसका आधा भी नहीं है। तो ये कुछ कमाल कर रहे हैं, मतलब धंधे में इनका कोई तोड़ नहीं, जबरदस्त। पर क्वालिटी अच्छी है क्या? देखो, अब आपने सारी कंपनी के डेटा डाले तो हमारे लिए आसान हो गया। मैंने देखा है बहुत से लोग पूछते, पीयूष भाई इंडिगो लू क्या, पीयूष भाई शालीमार लू क्या? लोगों को शालीमार ज्यादा ध्यान में रहता है, पता है क्यों? क्योंकि ये चलती ही नहीं है। अब चलती नहीं, इसलिए लोगों को ये लगता है एशियन पेंट तो बहुत चल गई, अपन शालीमार लेते हैं, वो एशियन पेंट बनेगी। दशक बीत गया, मैंने तो इसको एशियन पेंट बनता हुआ नहीं देखा है। कोई कंपनी दूसरी कंपनी नहीं बनती है, उनकी खुद की आइडेंटिटी देखो। शालीमार और एशियन पेंट दोनों साथ में धंधा करते थे, प्री इंडिपेंडेंस। इनफैक्ट जब लड़ाई चल रही थी इंडिपेंडेंस की, उस समय एशियन पेंट को तो बैन कर दिया था, और तब शालीमार पेंट ही था। फिर आजाद होने के बाद वापस इन्होंने धंधा चालू किया, चलो अभी अपना धंधा मस्त करते हैं वापस से। और शालीमार उससे बड़ी कंपनी, और एशियन पेंट का कमाल, ये इतनी बढ़िया क्वालिटी कंपनी हुई, इतना बढ़िया एक्सपांशन किया, इतना बढ़िया इन लोगों ने अपने ट्रेड जो डिस्ट्रीब्यूटर चेन को बनाया, हर चीज से आज हम देखें तो दूर दूर तक कोई दो कंपनी को हम कंपेयर नहीं कर सकते। कहाँ ये 350 करोड़ का टर्नओवर करती है, कहाँ 30,000 करोड़ का। फिर भी मैं बोलता हूं कि शालीमार एशियन बनेगी, ये कैसे बन सकती जब ये 50 साल में नहीं बनी, 75 साल में? जस्ट चेक देयर क्वालिटी। अच्छा, ये क्वालिटी डेटा डाले नहीं है, राइट? नो प्रॉब्लम। आप ओवरऑल डेटा देखिए पूरी कंपनी के, तो सबसे तगड़ा घर मार्जिन कौन ले जाता है? लोग कहते हैं कौन सी कंपनी? एशियन पेंट। ये शालीमार पेंट का आपको 18% अगर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये अदर इनकम का है, राइट? बाकी हर साल लॉस करती है। ये जो शालीमार पेंट है, 350 करोड़ पे जो इनका 64 करोड़ का प्रॉफिट है, वो इस साल का किससे? अदर इनकम से। हर साल नहीं मिलेगा आपको, 20 में से 15 साल लॉस में मिलेंगे, राइट? सो मार्जिन में अब ये आज 11% है, जब हम लोग सर्च करते थे तब 7-1% मार्जिन होते थे। उस समय ये दूसरी सब कंपनियों के 4-5% मार्जिन होते थे, राइट? अब कुछ कंपनियां लॉसेस करती थी, आज लॉस वाली प्रॉफिट में आ गई। जिनके मार्जिन 4 थे उनके मार्जिन बढ़ के 5-9 हो गए। पर वो टाइम पे भी जिसके मार्जिन अच्छे थे, एशियन पेंट, देखो आज मैं 10 साल बाद देख रहा हूँ इसी के मार्जिन अच्छे हैं। क्वालिटी में कभी फेरबदल नहीं होता, राइट? करंट रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल, अब इतना बड़ा धंधा करने के बावजूद इनकी उधारी सबसे कम है कि नहीं? सबसे कम, राइट? तो ऐसा नहीं है उधार पे धंधा कर रहे हैं। डेब्ट टू इक्विटी ज्यादातर कंपनी आपको मिलेगी यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। और डेब्ट है, डेब्ट पेइंग कैपेसिटी, एशियन पेंट डेब्ट रेशियो, you can check majority of the ratio of your Asian Paint is getting good, right? तो फिर जो क्यों हमको डाउट करने का कि नहीं मैं शायद ये ले, इंडिगो पेंट का आईपीओ आया तभी हमने बताया कि आईपीओ आया है, एंजॉय करो, पर जरूर नहीं हर आईपीओ के पीछे पटेगा। जब हमें पता ही है कि ये जो आईपीओ में कंपनी आई, ये बच्चा है एशियन पेंट के सामने, दोनों एक ही धंधा कर रहे हैं। कहाँ ये डेब्ट बर्डन के साथ धंधे कर रहे हैं, कहाँ ये मार्जिन इनके कैसे है, और कहा एशियन पेंट जैसी कंपनी। व्हाई शुड वी गो विद इंडिगो, राइट? एशियन पेंट के अलावा इसी प्रकार से अगर मैं आप लोगों के दूसरे डेटा देखूं, तो यहाँ पे सारिका मैडम ने टीसीएस लिखा हुआ था आईटी में। चलो चेक करते हैं, उनका डेटा भी देखें। पहले मैं देख लेता हूं डेटा बनाया किसने है आईटी का। सॉफ्टवेयर, ओके, इसने काम किया है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे, अविनाश भाई ने किया हो, राइट? तो हमको अविनाश जी को, अच्छा ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग, और ये काम किसने किया है? दीपक भाई ने। क्या दीपक भाई आप भी अपने आप को अनम्यूट कर दीजिएगा, राइट? तो यहाँ पे डेटा ओपन हो रहा है, सारिका मैडम ने टीसीएस बताया,
यस हम मानते हैं टीसीएस का जो धंधा है एकदम ह्यूज। इन्फी का 1,21,000 करोड़, टीसीएस करीबन 2 लाख करोड़। इस बार हम ये लैंडमार्क ये पार हो जाएगा, राइट। 2021 ओके, ये तो 2022 होना चाहिए था। यहाँ पे दीपक भाई कुछ गड़बड़ की है? हाँ दीपक भाई, आप हो क्या मीटिंग में? हाँ सर। दीपक भाई ये 2021 का धंधा है, 2022 का क्यों इतना लिखा है आपने कम? सर सितंबर तक का ही लिया हुआ है। अच्छा, पर 2022 तो खत्म हो गया सर, अभी तो अपन 2023 में है। देखो आप कैलेंडर ईयर से कंफ्यूज हो रहे हो। अभी ये 2022 का साल चल रहा है और हम कौन से महीने में है? दिसंबर। ओके। तो ये साल हुआ 2022-23। पिछला जो साल था वो था 2021-22। तो 2022 के डेटा तो आ गए। देखो लेट मी शो यू। ये मैं गया टीसीएस में, फाइनेंशियल रिजल्ट ये रहे सर, ये 2022 के डेटा है, राइट। कंसोलिडेटेड में गया, मतलब ये 2021-22 है। जो आपने यहाँ 2021 लिखा हुआ है वो असल में क्या है सर? 21-22 2022 है। यस सर। तो ये डेटा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 2023 के डेटा है, इसका हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके। और आपका ये फॉर्मूला क्या आएगा 20 साल का? इधर से आएगा। सॉरी मैंने यहाँ 23 लिखा है, यहाँ 22 आएगा, यस राइट। और ये 2022 से हम डिवाइड करेंगे। 2004 को 2022 से आप कंपेयर कर रहे हो तो मतलब पूरे 20 साल नहीं होंगे, 18 साल होंगे, राइट सर? राइट। चलो सबका डेटा आ गया, राइट। 20 साल का डेटा, उसी प्रकार से ये आपका 10 साल का डेटा, और बाकी आप पूरा काम ऐसे कर लेना। ओके सर, राइट। अब ये पूरा ग्रोथ है, जबरदस्त बड़ी कंपनी हुई टीसीएस। और अगर इनकी क्वालिटी देखेंगे, काम किया है सर क्वालिटी पे आपने? नहीं सर। क्वालिटी पे ना काम नहीं किया सर आपने, है ना? नहीं। तो फिर हम यहाँ पे नहीं जान पाएंगे, बराबर। पर शांति से समय निकाल के क्वालिटी पे काम कर ले। देखो दिमाग में एक जगह भी डाउट नहीं होना चाहिए, राइट सर। थोड़ा डिस्टर्बेंस किधर से आ रहा है कि भाई सेक्स ऑफ लू, एक्सचेंजिंग लू, मास्टेक लू, सेंसर लू, ऐसा डाउट नहीं तो कब आएगा पता है? जब इनके डेटा हमने देखे हो। हमारे डेटा सबके देख लेने थे ताकि हाई क्लियरिटी हो जाए, बराबर सर? ओके सर, यस। ओके, तो मैं यहाँ टीसीएस से बाहर निकल जाता हूँ एंड लेट मी टेल यू, यस टीसीएस एंड इन्फी, दिस बोथ आर टॉप क्वालिटी कंपनी फ्रॉम कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। यही दोस्तों हमारी चॉइस होनी चाहिए। और टीसीएस और इन्फी में टीसीएस खिलाड़ी नंबर 1 है, टीसीएस का ग्रोथ इन्फी से ज्यादा है, तो यस वी कैन गो विद टीसीएस टाइप ऑफ कंपनी, राइट। मैं यहाँ पे वापस बाहर आ गया और टीसीएस के बाद यहाँ पे राजकुमार जी ने जुबिलेंट फूड लिखा हुआ था, तो अरे यस आपने हैंड रेज भी किया हुआ था सर, कहिए राजकुमार जी। यू सर, एक बारी आप वो जुबिलेंट फूड का में जाएंगे रेस्टोरेंट्स वाले शीट में, उसमें क्वेश्चन है मेरे को। हाँ ओपन करता हूं मैं, यस ओके, कहिए सर। पीयूष सर। हाँ कहिए राजकुमार जी। या सर इसमें मेरे को ये पूछना था कि जो इसमें हमारी लाइबिलिटीज वाला सेक्शन है हाँ, तो उसमें मैं देख रहा था कि हाँ यहीं पर ही कि सर मैं क्वेश्चन एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं कहीं पे मैंने ये देखा है कि कुछ रेस्टोरेंट सेक्शन में है और कुछ दूसरे सेक्टर्स में है कि बोरोइंग्स वहां पे 0 है अंडर लाइबिलिटी सेक्शन, राइट। लेकिन वहां पे लीज लाइबिलिटीज दी हुई है। मैं रेस्टोरेंट स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। तो उस केस में क्या होता है कि हमें वो लीज लाइबिलिटी लेनी है बोरोइंग के अंदर या नहीं लेनी है? अगर हम वो नहीं लेते हैं तो कुछ केसेस में 0 आ जाता है। बराबर है, तो 0 ही लिखने का सर। देखो हम प्रश्न क्या पूछ रहे हैं
कि बोरोइंग कितना है, तो बोरोइंग मतलब तो प्योर डेप्थ हुई, तो जिनकी जीरो डेप्थ है उनके केस में अपने को जीरो ही लिखना पड़ेगा, राइट। पर लीज लायबिलिटी किधर काउंट होती है, जब आप आईसीआर गिन रहे हो तब लीज लायबिलिटी काउंट हो ही जाती है। तो जो कंपनी की लीज लायबिलिटी ज्यादा होगी उनकी डेप्टिंग कैपेसिटी वैसे भी कम होगी, राइट। तो लायबिलिटीज में हर चीज की गिनती होगी, पर उनके उनके टर्म में। जब आप बोरोइंग गिनो तब लीज मत देखो, तब खाली बोरोइंग गिनो, बराबर सर। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि बोरोइंग जीरो है, तो मतलब बोरोइंग का मतलब क्या हुआ कि कोई डेट नहीं है? हाँ, उन्होंने कोई उधारी नहीं दी। तो सर फिर ये एक क्वेश्चन और था इसी से रिलेटेड। हाँ, ये जो करंट रेशियो है, ये जैसे ये 1.2 2.1 है, तो बराबर है। ये बेटर है या जो लेस वाली है वो बेटर है? इसमें लेस वाली यानी समझा नहीं। जैसे ये एक 2.1 आ रहा है करंट रेशियो और एक आ रही है 0.8 जो बिल एंड फूड की, तो इसमें से इसकी करंट रेशियो अच्छी है? ओके, देखो ज्यादा वाले की या कम वाले की? बताता हूं मैं आपको। ये रेशियो पहले भूल जाओ, एकदम लॉजिकल देखो। तो इधर में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में आ जाता हूं। ये करंट लायबिलिटी है और करंट एसेट किधर है, ये है। हाँ, अंडू करिए, शायद रिमूव हो गया। कोई बात नहीं, मैं लिख दूं इधर, यही है ना। हाँ, यही है करंट एसेट। अब एकदम लॉजिकल देखो, तो एसेट ज्यादा होनी चाहिए, लायबिलिटी कम होनी चाहिए, हाँ, बराबर की नहीं। ये केस में क्या है, एसेट 800 करोड़, लायबिलिटी 1000 करोड़, मतलब 200 करोड़ की हमारी करंट लायबिलिटी ज्यादा है। तो ये अच्छा रेशियो हुआ कि बुरा हुआ? बुरा हुआ। बुरा हुआ, बराबर की नहीं। तो ये 0.8 है, राइट। अब ये जो 1.2 वाला केस है, उस केस में क्या है देखो, 571 और 595। एक मिनट, आपने फॉर्मूला सब अलग डालिए। हाँ नहीं सर, ठीक डाला है। ओके, राइट, बराबर है। यहां पे हमारी एसेट ज्यादा है कि लायबिलिटी ज्यादा है? एसेट ज्यादा है। एसेट ज्यादा, तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो हमेशा एसेट बड़ी होनी चाहिए लायबिलिटी से। पर ये हम कब की बात कर रहे हैं, नियर टर्म, राइट, एक साल की। तो नियर टर्म में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़े हमको नजर आ रहे हैं, तो इसको अपने को थोड़ा ट्रैक करता रहना चाहिए। ये ऐसा रहना नहीं चाहिए, राइट। नियर टर्म में अगर प्रॉब्लम हो तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं। अच्छा सर ठीक है, ये तो बात समझ आ गई। अब जैसे आप एक और क्वेश्चन था। हाँ कि कुछ सेक्टर में बोरोइंग जीरो दिखा रहा है। हाँ, तो जैसे कि आप एक बार टीसीएस हुआ, आईटी में इन्फोसिस हुआ, बोरोइंग जीरो होगा। आप एक्सचेंज एंड डेटा प्लेटफॉर्म में जाइए, या फिर उसमें आईईएक्स और एमसीएक्स है। तो सर वहां पे एक बार ओपन करिए उसको, डेटा एक्सचेंज। ओके सर, इनका बिजनेस क्या हुआ? सर ये एक्सचेंज इंडस्ट्री से है, ये बिजनेस एक्सचेंज है, तो इनको वैसे तो डेब्ट की कोई जरूरत होती ही नहीं, हाँ, बराबर। इनका एकदम एसेट लाइट मॉडल हुआ, मतलब ये बिजनेस के लिए परमिशन चाहिए। तो सर इसमें मेरा क्वेश्चन ये है, देखो आप इनकी दोनों की बोरिंग जीरो दिखा रहा है, जीरो है, बराबर। लेकिन जब हम इसका आईसीआर देख रहे हैं, हाँ, तो आईसीआर भी तो फिर जीरो आना चाहिए, क्योंकि नहीं सर, आईसीआर का बोरोइंग से क्या लेना देना? वो हम इंटरेस्ट तो पे कर ही रहे हैं ना, तो जब हमारे ऊपर कोई डेट ही नहीं है तो हम इंटरेस्ट किस चीज का पे कर रहे हैं फिर? पर आईसीआर में खाली डेब्ट देखा जाता है कि लीज भी देखी जाती है? हाँ, फाइनेंस कॉस्ट में तो दोनों चीजें आती हैं। दोनों आता है, तो ये जरूरी नहीं है। नहीं तो देखो, फिर अगर दोनों एक ही चीज है तो हम या तो खाली डेब्ट टू इक्विटी देखेंगे या आईसीआर देखेंगे। देखो, कुछ समय पहले जब हम रिसर्च करते थे ना, तब हम आईसीआर नहीं देखते थे, राइट, या खाली डेब्ट टू इक्विटी देखते थे या खाली आईसीआर देखते थे, जब फाइनेंस कॉस्ट में लीज इंक्लूड नहीं होती थी। पर जब फाइनेंस कॉस्ट में लीज इंक्लूड अभी कर दिए इंडियन स्टैंडर्ड ने, राइट, तो अब क्या हो गया कि फाइनेंस कॉस्ट में ही आपका लीज इंक्लूड हो गया। तो आप आईसीआर देखोगे तो जिनकी लीज ज्यादा होगी उनका कम होगा। तो कितना अच्छा हो गया, पहले ये क्लियरिटी नहीं थी सर। अभी आप आईसीआर देखो, मतलब समझ आ जाना चाहिए कि देखो इनके दोनों के आईसीआर बहुत अच्छे हैं, मतलब इनके सर पे डेब्ट की भी लायबिलिटी नहीं है और लीज लायबिलिटी भी बड़ी कम, तभी इतने अच्छे आईसीआर, राइट सर? राइट सर, बट तो फिर इसके कहने का ये मतलब हुआ कि आईसीआर जो है हमारी शॉर्ट टर्म का बताता है हमें? नहीं सर, आईसीआर तो लॉन्ग टर्म हुआ ना, क्योंकि बोरोइंग भी शॉर्ट टर्म नहीं होती है, बोरोइंग भी लॉन्ग टर्म हुई और लीज भी लॉन्ग टर्म हुई। तो सर एक्चुअली यहीं पे कंफ्यूजन है कि जब हमारे ऊपर हम लीज भी तो दे ही रहे हैं ना, तो वो हमारी बोरोइंग में क्यों नहीं आया हुआ वो पार्ट? सर बोरोइंग लीज कैसे हुआ? आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? बोरोइंग शब्द अलग है, बोरोइंग का मतलब क्या हुआ बताओ मेरे को। सर नहीं पता बोरोइंग का एक्चुअल देखो, बोरोइंग का सीधा मतलब है
मान लो मुझे पैसे की जरूरत है, राइट, हाँ, और मेरे पास सफिशिएंट फंड नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, मैं अदर सोर्सेज से बोरो करूंगा, जैसे बैंक से बोरो किए, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो किए। अब जब मैंने दूसरे सोर्सेज से फंड बोरो किया है तो वो उधारी हुई जिसपे मुझे क्या चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट, राइट सर। राइट। तो बोरोइंग अगर मैं लेता हूं तो वो मेरी एक लायबिलिटी हुई कि मेरे को इस पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों चुकाना पड़ेगा, राइट। तो बोरोइंग सिंपल हुआ, मैं उधारी ले रहा हूं। अब जो लीज है उसका इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। लीज तो क्या है ना, अभी MCX हो, IEX हो, इन्होंने 100 बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, हो सकता है ये बिल्डिंग उनकी खुद की नहीं है, तो उन्होंने लॉन्ग टर्म लीज की होती है 15 साल 20 साल की, कि भाई हम तुमको इतना भाड़ा देंगे, राइट। तो ये लीज लायबिलिटी हुई, दोनों का असल में कोई लेना देना, राइट सर। ओके। ये दोनों का ही जो पेमेंट करेंगे हम, वो किसमें गिना जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में। कौन से हेड में आएगा सर, फाइनेंस में आएगा। तो अब जब कभी आप फाइनेंस शब्द देखो इनकम स्टेटमेंट में कि कोई कंपनी 100 करोड़ फाइनेंस का पेमेंट कर रही है, तो जरूरी नहीं है वो बोरोइंग का हो, वो ये दोनों चीजों का हो सकता है। क्लियर सर। तो सर फिर अब इससे एक और क्वेश्चन आता है कि फिर हम लीज का कैसे पता लगेगा, लीज लायबिलिटी कितनी है, जैसे फाइनेंस लीज लायबिलिटी कितनी है वो फिगर नहीं पता है आपको, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने कम से कम लीज एंड डेब्ट कैपेसिटी तो देख ली। अब अगर कोई कंपनी की लीज लायबिलिटी बहुत बड़ी है तो ICR कैसी होगी, उनकी कम होगी, राइट। अगर कोई कंपनी की लीज एंड डेब्ट पेइंग कैपेसिटी नॉर्मल है, मतलब उनको ज्यादा लीज नहीं करना है, तो ये बड़ी अच्छी होगी, तो आप ICR देख के बता सकते हो सर कंपनी पे लीज ज्यादा है कि कम, अच्छा। राइट। इसीलिए दोनों देखने का, डेब्ट टू इक्विटी भी देखने का ताकि बोरोइंग का डेटा पता चले, और ICR देखने का ताकि लीज का भी पता चले, राइट सर। ओके। थोड़ा और जब आप इनको डेप्थ में अभी काम करोगे तो थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी, अगर अभी भी कुछ इसमें कंफ्यूजन हो तो, राइट सर। राइट। अभी हम ये सारी कंपनियों को ऑपरेशन करने वाले हैं, है ना। ओके। तो अभी मैं यहाँ से और थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। अभी हम लोगों की बात IT पे चल रही थी, पर IT के डेटा नहीं थे, बात नहीं हुई। जुबिलेंट पे हम लोगों ने डेटा देखा। अब मंसूर जी ने IRCTC पे काम किया हो, तो मैं यहाँ पे IRCTC ओपन करता हूँ। अगेन दिस इज फ्रॉम इमर्जिंग सेक्टर, मतलब ये कुछ नया सेक्टर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपनियां नहीं हो, राइट। क्या है, टूर एंड ट्रैवल। अच्छा, काम तो निकुंज भाई ने किया हुआ है, हाँ मंसूर भाई आपने नहीं किया है ना इसके ऊपर, राइट, पर आंसर आपको पता था, नो प्रॉब्लम। मैं चाहूंगा निकुंज भाई मंसूर जी दोनों अनम्यूट करके रखे, राइट। देखो ये पूरा अपना टूर एंड ट्रैवल का सेक्टर है। अब टूर ट्रैवल का सेक्टर मतलब ये रिसोर्ट कवर नहीं करता है, होटल कवर नहीं करता है, उसका अलग सेक्टर है, एम्यूजमेंट पार्क का अलग सेक्टर है, राइट। ये टूर एंड ट्रैवल में जो सर्विस दे रहे हैं, राइट, वो सेक्टर को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे IRCTC जो अभी 3-1 साल पहले इनका IPO आया, ईज माई ट्रिप इनका भी अभी IPO आया था, जो मेरे को लगता है लॉकडाउन में। PLS आपकी वीजा की कंपनी, थॉमस कुक, ITHL, सैलानी और वगैरह वगैरह, ये सब बहुत ज्यादा कंपनियां नहीं है। क्यों, अभी ये उभरता सेक्टर है। इंडिया में हम लोग छुट्टियां 3-3 साल पे एक बार मनाते थे, राइट, जबकि डेवलप कंट्री में हर 3 महीने में छुट्टियां होती है। तो अभी इंडिया में भी यही हो रहा है धीमे धीमे, राइट। लोग छुट्टियों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, आने वाले टाइम में इंडिया में भी 3-3 महीने छुट्टी होगी, तो ये सब कंपनियां कमाएंगी, रिसोर्ट चलेंगे, राइट, एवरीथिंग वुड बी गुड। ये आने वाले समय का सेक्टर हुआ, हमारे पास होना चाहिए ये सेक्टर पोर्टफोलियो। तो नाउ इफ आई एम लुकिंग फॉर सम गुड कंपनी, तो मैं यहाँ पे मार्केट कैप देख रहा हूँ, ये इनको गजब मार्केट कैप मिल रहा है। दूसरे नंबर की कंपनी इज माई ट्रिप, उससे कितना ज्यादा, हाँ निकुंज भाई, करीबन 6x। तो ऐसा क्या है मेक माई ट्रिप कि 6 गुना पैसा खर्चने को लोग तैयार है, राइट। ये हमको जानना पड़ेगा क्यों IRCTC में लोग इतना पैसा खर्चने को तैयार है। इनफैक्ट जब IRCTC का IPO आया तो हमने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये कंपनी कभी भी लॉस नहीं करेगी। मतलब अगर किसी ने ये कंपनी ली हुई है, रिटायर्ड हो गए, रिटायरमेंट एकदम बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऐसी कंपनी कभी लॉस नहीं करती है, क्योंकि ये जब से पैदा हुई इसने कभी लॉस नहीं किया। पर जब लॉकडाउन आया तो हमको लगा ये तो हमारी गेम हो गई थी, हम गलत पड़ेंगे इस बार, क्योंकि लॉकडाउन जैसी चीज तो कभी अपने सोची नहीं थी। पर देखो यही
क्वालिटी कंपनी की निशानी होती है। पूरे लॉकडाउन से निकल गई प्रॉफिट करके, लॉकडाउन में भी इसने लॉस नहीं किया, जब हम लोग घूमने नहीं गए तभी, राइट, ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए। सो व्हाई दिस कंपनी इज हैविंग वन ह्यूज मार्केट कैप। तो इनका धंधा कितना है? नहीं सर, देखो मैं आपका होमवर्क चेक कर रहा था तब भी मैंने देखा कि यहाँ पे आपने मिलियन और करोड़ में आपको कंफ्यूजन, राइट, मिलियन करोड़ में कोई बात नहीं, मेरे से भी ये मिलियन करोड़ वाली तो बहुत गलती होती थी, राइट। पर देखो मैं कैसे आपको बता रहा हूँ, लेट मी गो टू IRCTC। मैंने IRCTC खोला और IRCTC का धंधा जो निकुंज भाई ने लिखा वो नहीं, देखो कितना धंधा है, 1879 मतलब 1880 करोड़, और आपने कितना लिखा 188, मतलब आपने करोड़ को और एक जीरो हटा दिया। ये जो डेटा है ये मिलियन में नहीं है, ये करोड़ में है। अगर मिलियन में देखना है तो इधर क्लिक करो, ऐसा ये कह रहे हैं, राइट। देखो मैं इसको क्लिक करता हूं, सॉरी प्रायर पीरियड पे चला गया, मैं इसको एनुअल ट्रेंड में इसको क्लिक करता हूं, व्यू इन मिलियन, देखो आ गया, मिलियन में डेटा आया, तो इसका जीरो एक हटा दो, पर ये तो करोड़ में ही है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा इधर 1880 करोड़। तो अभी निकुंज भाई आपको ये सब डेटा बदलना पड़ेगा क्योंकि सारा ही इसमें आपका मिलियन में आया। तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि ये मिलियन है, तो इज माई ट्रिप का धंधा IRCTC से ज्यादा है, राइट। लेट मी चेक, इज माई ट्रिप मेरे को लगता नहीं है कि 2000 करोड़ का, लेट मी चेक इज माई ट्रिप का टर्नओवर कितना है। ओके, इनका बराबर लिखा है आपने, राइट, 233 करोड़। देखो अंदर जाएंगे तो मिलियन आएगा, बाहर करोड़ बराबर। तो ये आपका बिल्कुल सही है, 233 पर आपने IRCTC में गड़बड़ कर दी है, तो मैं यहाँ पे सुधार देता हूँ, राइट। 2000 करोड़ का टर्नओवर, ग्रोथ इनका बहुत ही अच्छा, क्वालिटी अगर इनकी देखे तो यहाँ पे IRCTC पे आपने इक्विटी लिखा है, करंट एसेट, लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल, बोरोइंग, कितना बोरोइंग है? बिल्कुल अंडा, जीरो, एकदम टैप फ्री कंपनी हुई। और ये कंपनी कौन सी है जिनके सर पे 550 करोड़ का बोरोइंग? देखो क्या नाम है, थॉमस कुक। ये टर्नओवर कितना करते हैं? 286 करोड़, राइट। लेट मी चेक, क्योंकि मिलियन करोड़ का थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा डेटा देख ही लेता हूं। ओके, ये भी बिल्कुल सही है इनका, 286 करोड़। अब मुझे बताओ कितनी बढ़िया कंपनी हुई। हाँ, ये 250 करोड़ का धंधा करती है और 500 करोड़ का बोरोइंग है। क्या कहते हो दोस्तों, लेनी चाहिए ऐसी कंपनियां? फिर ऐसी कंपनियां फंसते हैं, नहीं है ना, एकदम मतलब ये सब कंपनियों से दूरी रहने का। ये धंधा करती नहीं, उससे ज्यादा डेप लेके बैठी हुई, राइट। मेरे पास जब डेप फ्री ऑप्शन है तो मैं क्यों ऐसे में जाऊं, राइट। अब मैं सीधा आ जाता हूं मार्जिन, बढ़िया मार्जिन, राइट, यहाँ पे बढ़िया मार्जिन। और आपकी जो 500 करोड़ की डेप्ट वाली कंपनी है वो लॉस कर रही है, तो लॉस क्यों कर रही होगी? क्योंकि 500 करोड़ का इंटरेस्ट उनका 60 करोड़ जितना आता होगा, राइट। तो ऐसी कंपनियां प्रॉफिट मुश्किल से कर पाएगी, पर आपके पास ये 3 कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, बराबर। इसमें इज माई ट्रिप और IRCTC के मार्जिन अच्छे हैं। IRCTC के ज्यादा, इजी माई ट्रिप का मार्जिन ज्यादा है। हाँ, ऑलमोस्ट इक्वल है सर, 35-45 मतलब करीबी है दोनों। ओके, पर इज माई ट्रिप का बेशक अच्छे मार्जिन है IRCTC, राइट। 45 मतलब 35 से बड़ी फिगर हुई तो अच्छे ही मार्जिन है उनके, बराबर ना। पर माने कि दोनों मतलब थोड़े थोड़े सिमिलर जैसे मार्जिन है, बहुत बड़ा मतलब बिल्कुल कोई 13% मार्जिन ना कोई 40%, ऐसा नहीं, राइट, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ। क्या अब मैं यहाँ पे इनकी एसेट लायबिलिटी पे आ जाता हूँ, तो ये डेटा देखो आपके सामने है, और इनका रेशियो आपने इधर लिखा हुआ है, देखो करंट रेशियो आधा है, राइट, मतलब करंट एसेट के मुकाबले करंट लायबिलिटी आधी है, अच्छा डेटा है। तो इस केस में भी IRCTC बनती है। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल डेज आपने लिखे हुए, राइट, ओके, ज्यादा है, पर ये हमको देख लेने पड़ेंगे, ये डेटा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? ये आपने ट्रेड रिसीवेबल सही लिखा है? क्योंकि इनका बिजनेस तो सर ऐसा हुआ कि जिसमें उधारी नहीं होती। इसको थोड़ा आप रीचेक कर लेना, सर बता रहे थे एक बार, लेकिन वापस देख लेना आप IRCTC ट्रेड चेक कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। क्योंकि देखो ये तो मैं जस्ट लॉजिकल कह रहा हूँ कि इनका मतलब हम पैसे देके टिकट बुक करते हैं, तो इनका मेन धंधा तो टिकट बुकिंग का है, दूसरा धंधा इनका कैटरिंग का है। अब मुझे ये भी याद नहीं है कि कभी मैंने रेलवे में उधारी पे खाना खाया है, तो वहां पे भी आपको पैसा चुकाना पड़ता है, राइट। फिर इनको दूसरा पैसा आता है रेल नीर से, मतलब पानी से,
तो ओके पानी की तो बोतल भी हम पैसा देके चुकाते हैं। हाँ? कैश में वो मिलियन में थोड़ा डिफरेंस है ना। हाँ, इसलिए बराबर एक डेटा में बदल देता हूँ डेटा। राइट राइट, सही बात है सर आप। अब बराबर ओके राइट, अभी डिक्रीज हो गया राइट, पर फिर भी एक बार आप ट्रेड रिसीवेबल डेटा देख लें कि 808 है कि खाली 81 है। बराबर सर। ओके ओके, डेब्ट टू इक्विटी क्लियर है, बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी। अब डेब्ट पेइंग कैपेसिटी देखो है ही नहीं, मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग 256। तो इनको कोई लीज लायबिलिटी बेस लायबिलिटी है नहीं। रेलवे के जो भी रेलवे स्टेशन पे आप कैंटीन देखते हो जो सरकारी खुद की होती है वो सब आईआरसीटीसी की होती है राइट। अब इनको खाना भी ये लोग आईआरसीटीसी अपनी रेल की ट्रेन में देते हैं, तो वो भी इनको भाड़े से लेना नहीं है। नहीं तो हमको अभी रेस्टोरेंट खोलना है तो एक भाड़ा तो देना पड़ेगा ना, पर इधर तो इनको सब मोनोपोली है, राजाशाही है। तो बिल्कुल बढ़िया इनका बिजनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, वेरी गुड कंपनी टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। बराबर सर। नीचे की जो कंपनियां हैं उसमें इतना जाने की जरूरत नहीं है जब तक अपने पास आईआरसीटीसी जैसी कंपनी राइट। जनरली गवर्नमेंट की कंपनियों को थोड़ा प्रीफर नहीं करते, पर कुछ गवर्नमेंट कंपनी मोनोपोली लेके चलती है। तो अभी हमने बताया कि चलो सीडीएसएल राइट, तो ड्यूओपोली हुई। जहां पे हम देख रहे हैं आईआरसीटीसी मोनोपोली। आईआरएफसी क्या है नाम कंपनी का? आईआरएफसी बड़ी बढ़िया कंपनी है एकदम, क्योंकि जितनी भी रेल आती है, अब जैसे अभी इन्होंने अनाउंस किया अभी 400 वंदे भारत ट्रेन लाएंगे, तो ये रेलवे थोड़ी ना खरीदेगी, ये आईआरएफसी खरीदेगी और इनको भाड़े से देगी। तो किसकी चांदी चांदी हो गई? आईआरएफसी की। सोचो कितना सेफ बिजनेस हुआ। ये खुद ही को लोन देते हैं, मतलब लीज पे रेल देते हैं। तो जितने भी आप वैगन्स देख रहे हो ये सब आईआरएफसी के लीज पे लिए हुए रेलवे ने। तो श्योरिटी वाला बिजनेस हुआ आईआरएफसी राइट। तो गवर्नमेंट है, बट यस वी कैन गो विद दिस टाइप ऑफ कंपनी राइट। अब क्या प्रज्ञेश भाई कहिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है? हाँ जी प्रज्ञेश भाई, आप अनम्यूट कर सकते हो सर अपने आप को। आपने भी बोला ट्रेड रिसीवल, हाँ तो जी, आपको जो डेटा बने टू व्हीलर में डेटा है ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन मेरे को ट्रेड रिसीवल और बोरोविंग में। अच्छा टू व्हीलर किसमें? में देखिए ना सर, टू व्हीलर में। हाँ, ओके चलो 2 मिनट, व्हीलर मैं यहां से निकल के 2 व्हीलर में आ जाता हूँ, फिर अपन देख लेते हैं। बराबर सर। ओके, आप अनम्यूट ही रखना, कोई बात नहीं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ यहाँ पे आईआरसीटीसी और ये क्लियर हो गया है। अभी जितनी क्लियरिटी आती जाए, जितना सीख पा रहे हो सीखते जाओ, धीमे धीमे हम इनको और डेप्थ में देखेंगे राइट। टिल दैट टाइम लेट मी ओपन टू व्हीलर। मैं यहाँ पे असल में ये सेक्टर 2 व्हीलर नहीं है, 2 एंड 3 व्हीलर है। बराबर 2 3 नीचे नीचे है नीचे। एक मिनट, बजाज ऑटो ये रहा राइट। चलो ये 2 3 व्हीलर मैंने ओपन किया। ओके, बजाज ऑटो यहां पे हमको दिख रहा है कि बजाज ऑटो लीडर है, मतलब सबसे बड़ा धंधा बजाज ऑटो करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बजाज ऑटो 2 व्हीलर में नंबर 1। इनके 3 बिजनेसेस, इंटरनेशनल बिजनेस, मतलब 50% धंधा इनको एक्सपोर्ट से आता है। दूसरा 3 व्हीलर में ये बहुत बड़ा मार्केट शेयर रखते हैं और बहुत सी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। ये सब मिक्स बिजनेस की वजह से बजाज ऑटो नंबर 1 है। अब यहाँ पे मैं बोरोइंग पे आता हूं और ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ कहिए, ये बोरोइंग तो 0 लिखा है सर आपने। सर ट्रेड रिसीवेबल है एस और टी कॉलम। हाँ एस और टी कॉलम। अच्छा, आ जाता हूं मैं एस और टी पे। ओके, ट्रेड रिसीवेबल 1.8 लिखा है और बोरोइंग में 28, उसमें डेज दिखा रहा है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ गया मुझे, डे क्या है। कोई बात नहीं, बता देता हूं मैं। देखो बोरोइंग तो यहां पे आ गया, मतलब यहां पे बोरोइंग का सर कॉलम ही नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? ये इसमें डेज दिखा रहा है आपका जो कर रहा है ना एल बाई ए। बराबर है, यहाँ पे डेज आएगा। देखो 2 प्रकार से हम देख सकते हैं, सब लोग प्लीज ध्यान देना इधर, एवरीबडी। मैं ये जानना चाहता हूं बजाज ऑटो पे उधारी कितनी होती है। तो बजाज ऑटो पे उधारी कैसे होगी? तो बजाज ऑटो से हम तो कभी उधार में गाड़ी लेते नहीं है, पर बजाज ऑटो कंपनी अपने डीलरों को माल देती होगी, तो एक साइकिल होगी, इनको 20 दिन में 25 दिन में पैसे आ जाते होंगे राइट। तो वो साइकिल के लिए हम देख सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो अगर मैं ये डेटा को सही मानूं, यहाँ पे आपने सर लिखा हुआ है 2503 करोड़ आपका ट्रेड रिसीवेबल है राइट सर, सही लिखा है सर आपने? ये तो सर आपने बनाया है। 2 व्हीलर मेरा वाला बनाया हुआ है। हाँ टेस्ट वाला ही है।
राइट। तो चलो मैं मान के चलता हूं ये मैंने सही लिखा है। अब 2503 करोड़ ये जो ट्रेड रिसीवेबल है, इसको मैं कैसे गिनूं? मैं आ गया ट्रेड रिसीवेबल, और सर, मैं क्या गिनूंगा? पीयूष सर। हाँ जी। हाँ सर, ये ट्रेड रिसीवेबल वैल्यू जो होता है, वैल्यू में क्या उतना उधारी दिए रहते हैं क्या, इतना इस टाइप का? हाँ, अभी इनका 2500 करोड़ आना बाकी है। अच्छा, ये उधारी दिए हुए हैं 2500 करोड़? हाँ, देखो अच्छा, उधारी अच्छा। क्या होती है? कुछ समय की उधारी, टेम्पररी, कि भी महीने में हमको पेमेंट आ जाएगी, ठीक ठीक ठीक। बराबर। तो इसका डेज निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? डेज आ जाएगा। हाँ, वही कर रहे हैं अभी अपन, बराबर। देखो कैसे करेंगे, पहले हम डेज नहीं निकाले, पहले हमको ये जानना है कितनी उधारी। 2500 करोड़ तो है, पर 2500 करोड़ कोई 200 करोड़ वाली कंपनी के लिए बहुत ज्यादा हुई, कोई 30,000 करोड़ धंधा करने वाली कंपनी के लिए कम हुई। तो हम परसेंटेज पहले देखें। मैं क्या कर रहा हूं इधर, देखो, इज इक्वल टू, मैं आ गया ट्रेड रिसीवेबल में इधर, राइट, डिवाइड करूंगा इसको टोटल धंधे से। तो टोटल सेल्स इसका किधर लिखा हुआ है, ये रहा दोस्तों। 2500 करोड़ 33,000 करोड़ के सामने कितना है, को मैं परसेंटेज में चेंज कर देता हूं। कितनी उधारी हुई सर यहाँ पे? देखो मैंने सबकी देखी, राइट। बजाज ऑटो पे 60% उधारी है। ये दूसरी कंपनी मेरे को लगता है आपकी हीरो है, आइसर, आइसर पे 5% उधारी है। तो ये सब उधारी बिल्कुल कम है, ये ज्यादा है। 57 वाला थोड़ा रिस्की काम है। कौन सी कंपनी है ये? स्कूटर। ओके, तो वैसे भी ये लोग तो धंधा करते नहीं, राइट। तो उधारी हम देख रहे हैं कि सारी कंपनियों की इनके अलावा एवरेज है, मतलब इतनी बराबर है, ये कोई ज्यादा उधारी नहीं हुई। 50%, 40%, ये सब उधारी रिस्की हुई। मतलब यार जो तुम धंधा लाए हो आधा तो उधारी पे धंधा है, वो नहीं आया तो, राइट। पर 7%, 8% ये सब बिल्कुल रिस्क नहीं है, राइट। तो पहले हमने क्या गिना, हमने डेज नहीं गिना, हमने पहले क्या गिना सर? परसेंटेज पे उधारी गिनी। तो परसेंटेज पे उधारी देखने से क्लियरिटी आती है अपने को, हाँ राइट। तो एक बार परसेंटेज पे गिन लेने का, और फिर अब आपको जानना है कि चलो मेरे को परसेंटेज में नहीं, मैं दिन में देखता हूं कि ये कितने दिन की उधारी हुई, राइट। तो ये जो परसेंटेज है ये कितने समय का है सर? हमने एनुअल रिजल्ट से डिवाइड किया ना इसको, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 365 करता हूं। 2500 करोड़ की उधारी हमने सालाना टर्नओवर 30,000 करोड़ का देखा, उसके सामने है सालाना 365। तो ये हो गया, इसको मैं न्यूमेरिकल में बदल दूंगा नंबर में, तो ये आ गई उधारी कितने दिन की है? 28 दिन की। 28 दिन की, जो ज्यादा नहीं, राइट। आइसर मोटर पे 15 दिन की उधारी रहती है, हीरो पे 50 दिन की रहती है, राइट। तो आप मतलब डेज में भी देखो तो भी देखो आपको वही जवाब मिलेगा। आप इसको डेज में ना देख के सीधा टका में देखो कि ज्यादा है कम है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए सर, बराबर है। ओके। और दूसरा सर, ये अपना डेटा है ना, उसमें ब्रैकेट में कोई डेटा लिखा होता है, तो उसका मतलब माइनस में वो नेगेटिव आएगा ना, कि भाई वो हाँ, अगर ब्रैकेट में है तो माइनस में है, बराबर बात है सर आप। तो उसमें कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ सर? कहाँ पे ब्रैकेट में मिला आपको? वो तो मेरे डेटा था ना, उसके अंदर कहीं पे प्रॉफिट वगैरह ब्रैकेट में लिखा होता, तो ब्रैकेट में तो उसका मतलब वो कंपनी लॉस कर रही है सर। हाँ, कोई जगह माइनस लिखा होता है, कई जगह ब्रैकेट में लिखा होता है, बराबर है, राइट। कई जगह पे वो लोग जैसे 500 करोड़ लॉस लिखना हो तो वो लोग माइनस करके 500 करोड़ लिखेंगे, तो हम समझ जाएंगे लॉस कर रही है। या देखो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ 500, तो ये लॉस अपने आप माइनस हो गया कि नहीं? हाँ, मैंने लिखा माइनस नहीं, मैंने क्या लिखा देखो, ध्यान रखो, ब्रैकेट 500, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर, क्या हो गया? माइनस। इसका मतलब ये कि ब्रैकेट और माइनस सेम है सर, राइट। ओके, क्लियर ना सर? क्लियर सर। या तो मैं यहां से अभी बाहर निकल जाता हूं वापस। और देखो अभी आप लोगों ने जितने सेक्टर देखे, बस इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा देखते जाओ, राइट। जितना सीखते जा रहे हो उसको ग्रहण करो। और अगर अभी ये अपना शुरुआत है तो अगर कोई चीज में क्लैरिटी नहीं होती है ना, तो क्लैरिटी करने का प्रयास करो, पर फिर भी थोड़ा समय दो अपने आप। जैसे हम और धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे और डेप्थ में डेटा देखेंगे, तो जितने डेप्थ में जाएंगे उतनी क्लियरिटी बढ़ती जाएगी, बराबर है। अभी हम क्या है ना कि पूरे समुद्र को बाहर से देखें, अभी अपन ने छलांग नहीं लगाई है, राइट। तो इसको थोड़ा अपन कंदो लेंगे फिर पता चलेगा। या कहिए वीरेंद्र भाई, यस आपने हैंड रेज किया है। सर ये क्वेश्चन का तो मिल गया आंसर, ये ट्रेड रिसीवेबल वैल्यू का तो समझ में आ गया सर, राइट।
ओके ये फेस वैल्यू का नहीं, फेस वैल्यू क्या होता है सर? फेस वैल्यू बाकी हम तो ये सब प्राइस जानते हैं, फेस वैल्यू बराबर। देखो फेस वैल्यू, मैं वापस से कहीं कोई एक सेक्टर में चला जाता हूँ, जैसे यार स्पेशलिटी रिटेल में चला जाता, लेट इट ओपन, राइट। अब यहाँ पे सारी कंपनियां है, ट्रेंड, ट्रेंड मतलब ये टाटा की ना, टाटा का जो भी हम लोग स्टूडियो देखते हैं, स्टार बाजार देखते हैं, वो सब ट्रेंड में आता है। मान्यवर एड देखी होगी विराट कोहली वाली। तो अब ये ट्रेंड जो है, इसकी मैं फेस वैल्यू देखना चाहता हूं, तो यहाँ 1 रुपया लिखी, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 रुपए की असल में इसकी कीमत हुई। इसकी वैल्यू कितनी हुई सर? 1 रुपए की। प्रमोटर ने कितना डाला? मैं वो बताता हूं आपको। प्रमोटर ने 1 रुपया लगाया एक शेयर के लिए। एक शेयर खरीदने के लिए उन्होंने कितना डाला सर? 1 रुपये, राइट। अब और डिटेल में थोड़े जाते हैं ताकि और क्लियरिटी हो जाए। ट्रेंड बनाने के लिए सर 35.55 करोड़ की जरूरत पड़ी। कितने करोड़ की जरूरत पड़ी सर? 35 लगाए टाटा ने 35.55 करोड़ रुपए लगाए, राइट। तो अब 1 रुपए की फेस वैल्यू का एक शेयर है, तो टाटा ने 1-1 रुपए के कितने शेयर लिए होंगे? 35.55 करोड़। हाँ, मतलब 35.55 करोड़ शेयर एलोट हुए 1-1 रुपए के, तो कंपनी में 35 करोड़ रुपए आए, राइट। अब इसका थोड़ा अपन उल्टा देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक कंपनी है, दिस इज आदित्य बिरला फैशन रिटेल, है ना। आदित्य बिरला के जो अपने शोरूम है, मोर वगैरह वगैरह, तो आदित्य बिरला जो है उनका फेस वैल्यू 10 रुपया है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सेम चीज आदित्य बिरला के लिए। आदित्य बिरला के जो प्रमोटर है, उन लोगों ने 938.3 करोड़ रुपए टोटल इकट्ठा किए आदित्य बिरला बनाने के लिए। सर कितने डाले पैसे वीरेंद्र भाई? टोटल कितना पैसा लगा हुआ है? या स्टेक होल्डर का 938 करोड़ लगा हुआ है। अब एक शेयर की कीमत 10 रुपया है। कितनी है? 10 रुपया। तो टोटल कितने शेयर एलोट हुए होंगे? 93 करोड़, 93.83। बिल्कुल सही सर, 94 करोड़ शेयर एलोट हुए। तो फेस वैल्यू सर वैसे बहुत ज्यादा काम नहीं लगे, पर अपने को फेस वैल्यू से पता चलता है नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने। ठीक सर, ओके सर। ओके सर। सर जब कंपनी पहले शुरुआत होती है तब तो 10 रुपए ही फेस वैल्यू आएगा ना सबसे पहले? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है सर। जैसे अभी जैसे पहले ऐसा था कि भाई 10 रुपए का ही होता है शेयर। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। 100 भी हो सकता है सर, 1 रुपया भी हो सकता है। जैसे अभी 16 बैंक का IPO आया, 2 रुपया उसका फेस वैल्यू, बराबर। फेस वैल्यू डिसाइड कौन करता है? प्रमोटर ही करते हैं? हाँ, वही करते हैं। और एक चीज और देखी गई है कि जैसे जैसे ये स्प्लिट होता है या बोनस देते हैं, तो ये फेस वैल्यू कम होती जाती है। नहीं सर, बोनस में कभी फेस वैल्यू कम नहीं होगी। अच्छा, स्प्लिट में होगी? हाँ, देखो बोनस में क्या है, इधर ये डेटा को खाली ध्यान से देखो आप। यहाँ पे जस्ट मेरे टोटल इक्विटी किधर लिखा हुआ है, ये रहा। देखो ये 2 डेटा पे ध्यान रखना। जैसे ट्रेंड है, ट्रेंड के पास टोटल इक्विटी में कितना फंडिंग है? 250 करोड़, राइट। उनका स्टेक होल्डर का कितना पैसा लगा हुआ है? 35 करोड़, बराबर। अब मान लो ट्रेंड वाले कहते हैं, काम करते हैं अपन, एक शेयर पे एक शेयर मुफ्त में इस बार दे देते, इसको क्या बोलते हैं? बोनस, बराबर। तो अब एक पे एक शेयर देने का मतलब क्या हुआ सर? शेयर तो डबल हो जाएंगे, होंगे कि नहीं डबल? करेक्ट। तो डबल शेयर यूं ही थोड़ी ना हो जाएंगे। डबल शेयर तब होंगे जब ये इक्विटी डबल हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा? 250 करोड़ में से 3500 करोड़ निकालना बड़ी बात है सर, कि कर सकते हैं अपन? कर सकते हैं ना? करेक्ट, कर सकते हैं। तो ये कंपनी क्या करेगी? 250 करोड़ में से 35 करोड़ निकल जाएंगे और इक्विटी 70 करोड़ हो जाएगी। तो बोनस में ऐसा होता है, तो बोनस में पैसा अपनी जेब में नहीं आता है, तो इस वजह से फिर फेस वैल्यू बढ़ जाएगी। नहीं, फेस वैल्यू उतनी रही ना सर, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छा, नहीं, जैसे अभी किसी की फेस वैल्यू 1 है शेयर की, हाँ, ओके, अब अगर वो यहाँ पे बोनस देता है तो उसकी फेस वैल्यू बनी रहेगी तब भी? हाँ, बनी रही ना सर, क्योंकि देखो चेंज क्या हुआ? इक्विटी हुई, नंबर ऑफ शेयर डबल हो गए। अब अगर फेस वैल्यू भी डबल हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। 3500 के 7000 शेयर हो जाएंगे, 7 करोड़ शेयर हो जाएंगे ना उसका। हाँ, तो यहाँ पे हमने गिना कि जो इक्विटी है वो मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। बोनस दिया 71 करोड़, इक्विटी हो गई अब, बराबर।
शेयर जो लिखे थे वो भी कितने हो जाएंगे? 71। तो फेस वैल्यू कितनी हुई? एक ही हुई ना? एक ही हुई, राइट। 71 रुपीज, सॉरी 1 रुपी के 71 करोड़ इकट्ठा हुए, तो 71 करोड़ रुपए हमारे आ गए। अब अगर फेस वैल्यू मान लो 2 हो जाएगी तो फिर पूरी गिनती बिगड़ जाएगी, राइट। तो याद रखो, बोनस में फेस वैल्यू को कोई चेंज नहीं होता है। बोनस में पैसा रिजर्व से निकल के इक्विटी में आता है, राइट। स्प्लिट में, जब कंपनी स्प्लिट होने का मतलब यह है कि ये जो 10 रुपए की फेस वैल्यू है, इसको अगर हम 5 रुपया कर देते हैं तो हम बोलेंगे कंपनी स्प्लिट हो गई, राइट। चलो अभी मेरे को बताओ, मैं वापस यहां लिख रहा हूं, ये मेरी कंपनी है, एक मिनट, कौन सी कंपनी है? आदित्य बिरला। मेरे पास 938.29 करोड़ का इक्विटी पड़ा हुआ, प्रमोटर का इतना स्टेक है, स्टेक होल्डर का इतना स्टेक, ऐसा बोलना चाहिए, इनफैक्ट 938.29 करोड़। अभी 10 रुपए की फेस वैल्यू है, तो टोटल शेयर कितने हुए? गिन लो, इज इक्वल टू इक्विटी डिवाइड बाय कितना रुपया, मतलब टोटल शेयर कितने हुए? 93.8। टोटल इक्विटी यही है, और ये जो 10 रुपया है ये हमारी फेस वैल्यू। अब मान लो ये कहते हैं हम स्प्लिट करने वाले, मतलब हमारी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, राइट। तो चेंज किधर आएगा? इक्विटी में चेंज होगा कि शेयर में चेंज होगा? कोई एक में ही हो सकता है, दोनों में होगा तो गिनती नहीं होगी। क्या चेंज होगा बोलो? शेयर। बिल्कुल सही बात है। मतलब अभी आपकी जेब में 100 रुपए की एक नोट पड़ी हुई है, मैं कहता हूं छुट्टे दे दो सर, आपने मुझे 100 रुपया दिया, मैंने 2 50 की नोट दे दी, क्या मेरी 2 50 की नोट से आपका बैलेंस बढ़ गया सर? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा, क्यों? उतना ही है। कोई बच्चा गिनेगा, बोलेगा वाह मेरे पास 2 नोट आ गए। ऐसा ही जो लोग शेयर बाजार में, जिनको बाजार समझ में नहीं आते, वो लोग खुश हो जाते हैं, स्प्लिट हो रही है कंपनी, माल उठाओ। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है स्प्लिट होने से, अपनी वैल्यू उतनी की उतनी रहेगी, राइट। क्या हो जाएगा? शेयर हमारे डबल हो गए। अब गिनो, 188 करोड़ शेयर है, 5 रुपए की वैल्यू की, कितना मेरा पैसा हुआ बोलो कंपनी में? 938। तो मेरे को क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। तो बोनस में फर्क पड़ता है, राइट। हमारा निवेश बढ़ जाता है पैसा डाले बगैर, पर स्प्लिट में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर सर एकदम? सर तो जिस शेयर की फेस वैल्यू 1 है, और अगर वो स्प्लिट करता है तब फेस वैल्यू 18 हो जाएगी सर। अच्छा, तो अब यानी ये 1 वाला तो फिर कभी स्प्लिट देगा ही नहीं, इसका ये मतलब है? वो कर ही नहीं सकता है, वो अपनी लिमिट पे आ गया अभी, बराबर। और हमें स्प्लिट से मतलब भी नहीं है सर, कंपनियां स्प्लिट करे, क्या करने का? ये लोग खाली क्यों करते हैं? वो ट्रेडर लोग रोज खेलते जाए ना, वो छोटा शेयर दिखेगा तो रोज खेलेंगे। सर अच्छी फेस वैल्यू कभी आपने अपने करियर में किसी की 1 से कम देखी है? नहीं देखी सर, नहीं देखी मैंने। अच्छा, है ना? ओके सर, लास्ट क्वेश्चन था सर, वही इक्विटी, बोलो। और टोटल इक्विटी क्या सर, क्या है? इक्विटी मतलब प्रमोटर का, और ये टोटल इक्विटी में सारा लोगों का आता है, ऐसा क्या सर? नहीं सर, देखो, इक्विटी और टोटल इक्विटी, मेरी गलती है, जब मैं प्रमोटर कहता हूँ इसलिए मैं सुधारता हूँ, स्टेक होल्डर। अच्छा, स्टेक होल्डर मतलब जो भी निवेशक है, जब कंपनी लिस्ट नहीं होती है तब हम प्रमोटर कह सकते हैं, या इन्वेस्टर भी कुछ होते हैं, पर अभी ये ट्रेंड कंपनी में स्टेक होल्डर्स यानी हम सबका असल में 35 करोड़ रुपया लगा हुआ, राइट। तो कंपनी बनी है 35 करोड़ से, ये हम कहेंगे। अब कंपनी बरसों से बनी है, तो ये हर साल प्रॉफिट करती होगी। प्रॉफिट करते करते आज इनकी इक्विटी कितनी हो गई? ये जो दिख रही है टोटल इक्विटी, वो उनकी आज की कितनी है सर? ओके सर, 2437 करोड़ या 250 करोड़। जब कंपनी का जन्म होता है तब टोटल इक्विटी नहीं होती, वो इक्विटी ही होती है। फिर जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाती है, टोटल इक्विटी बनती है, या फिर कंपनी के प्रोमोटर मान लो और निवेश करते चलो, और 500 करोड़ लगाना पड़ेगा कंपनी को चलाने को, तो इक्विटी बढ़ेगी। हाँ, तो हम सर देखेंगे इक्विटी बढ़ रही है, यानी कंपनी ग्रोथ कर रही है, अच्छा जा रही है। या तो देखो, इसमें भी 2 चीजें हैं। जैसे जोमेटो की इक्विटी भी बढ़ती जा रही है हर साल, जोमेटो, पर वो तो प्रॉफिट करती नहीं है, फिर कैसे इक्विटी बढ़ती है? हाँ सर, नहीं पता सर, नहीं पता। निवेश लाती रहती है, मतलब उनके जो स्टेक होल्डर है वो निवेश और इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मतलब और ज्यादा लोग इन्वेस्ट कराते हैं कि चलो यार और डालो ना, 2000 करोड़ रुपए अपने को चाहिए, तो वो 2000 करोड़ डालते हैं, इक्विटी बढ़ जाती है, नहीं तो नेगेटिव इक्विटी हो जाएगी लॉस करते करते। ओके सर, ओके सर। या तो मतलब इक्विटी बढ़े वो पॉजिटिव है 100%,
पर इक्विटी बढ़ना किससे चाहिए? प्रॉफिट से, पैसा बढ़ना लगाने से। बराबर? यस सर। ओके। और सर हाँ जी, कहिए सर। और दूसरा, ये कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है, हाँ। तो उसका क्राइटेरिया किस तरह के? भाई अपने खाते में ये तारीख तक वो बोनस हो जाना चाहिए, फिर डिक्लेयर किया, सपोज अभी आज कौन सी 14 तारीख है, कंपनी बोले 30 तारीख को हम बोनस डिक्लेयर करेंगे, तो आज अभी लो तो मेरे को वो बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, वो सर उनकी टैक्स डेट होती है। देखो मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बीएससी इंडिया पे आया, और कभी भी जानना हो कि कॉर्पोरेट एक्शन क्या होंगे, तो यहाँ कॉर्पोरेट में आ जाने का। इधर कॉर्पोरेट, देखो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके डाउन स्क्रॉल किया तो इधर सब मेरे को डिटेल मिल रही है कॉर्पोरेट एक्शंस की। देख रहे हो सर इधर? ये जगह पे तो अभी कॉर्पोरेट एक्शन में क्या है, एक मेरे को दिख रहा है ये ऑलस्टोन करके है कंपनी, जो बोनस दे रही है 9:1 और स्प्लिट भी कर रही है, 10 का फेस वैल्यू 1 का हो जाएगा। फिर ये सीएल एजुकेट है जो 1 पे 1 बोनस दे रही है, ग्लोस्टर 1 पे 1 बोनस, लाइनसर 10 का फेस वैल्यू 5। तो इन्होंने क्या किया है, अपनी डेट भी लिखी हुई। देखो मैं इसको क्लिक करता हूं, राइट, तो यहां पे इन्होंने एक्स डेट लिखी हुई है, मतलब मैं 14 तारीख को एक्स डेट हो जाऊंगी। आज तारीख कौन सी है सर? आज 14 ही है। मतलब आज तक जिनके पास डीमैट में थे उनको ये फायदा मिलेगा। आज तक आपने अगर कल शेयर लिए तो आपको फायदा मिलेगा सर? आने वाली कल नहीं मिलेगा। और जो बीती हुई कल, यस्टरडे, वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने डीमैट में शेयर नहीं आएंगे। डीमैट में आते 2 से 3 लगते हैं, 2 दिन लगते हैं, बराबर ना? तो अगर आपने 11 तारीख को शेयर लिए है तो 100% अपने को ये फायदा होगा। तो एक्स डेट इसकी मेन डेट होगी, बराबर सर? ऐसे देखने का। डिविडेंड भी इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि जैसे यहाँ पे डिविडेंड के डेटा दिए हुए, पीटीसी शेयर है आपके पास 5.80 डिविडेंड है, तो इन्होंने क्या बोला, 15 तारीख एक्स डेट, 15 तारीख तक है डीमैट में तो डिविडेंड मिलेगा, बराबर सर? हाँ ठीक है। ओके, तो आप लोगों ने जो भी अभी रिसर्च किया, देखो दोस्तों वंडरफुल किया, बहुत अच्छा काम किया। और मुझे इतना, मैं ये नहीं चाहता कि आप 10 में से 10 मार्क आए, पर अगर मेरे जितना अभी हमने सेशन किया, अगर 10 में से 2 भी मेरी क्लियरिटी है, कितने कह रहा हूं, खाली 2 10 में से, तो भी हम सक्सेसफुल है, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की। अब दोस्तों अगला हफ्ता हमारे लिए बड़ा ही चैलेंजिंग। बड़ा चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने सब बाहर से डेटा देखे, क्या हुआ, आपने बीएससी देख लिया, ऊपर से डेटा ले लिया, आसान था दोस्तों। पर अब जो हम काम करेंगे वो एक एक कंपनी का ऑपरेशन करके करेंगे। या जितने भी सेक्टर आप लोगों ने देखे, और उनमें से जो अच्छे सेक्टर है, वो सब सेक्टर पे काम करके क्या करें, पैसा कमाना है तो ग्रोइंग सेक्टर देखना है, और उसमें अच्छी कंपनी है। कई सेक्टर ऐसे जो बढ़िया है पर कंपनी नहीं है अच्छी, राइट? तो क्या करें, हमें दोनों का मेल चाहिए, अच्छी कंपनी भी चाहिए, अच्छा सेक्टर भी चाहिए, राइट? तो हम कुछ ऐसे अच्छी कंपनियों का लिस्ट बनाएंगे, राइट? इसी प्रकार से एक स्प्रेडशीट बनाएंगे, क्योंकि अभी ये जो एक्सेल शीट है आपकी थक गई है, इसको ओपन होने में भी टाइम लगता है। आपने इतना डेटा डाला है, पूरी 3500 कंपनियों का डेटा इसमें है। तो अभी हम अगले हफ्ते नई स्प्रेडशीट बनाएंगे और हम एक एक कंपनी का पिछले 20 साल का पूरा डेटा डालेंगे। हम उनके पूरी बिहेवियर देखेंगे भी, तुम्हारे धंधे कैसे बढ़ते थे, क्यों तुम्हारे धंधे नहीं बढ़ते थे, क्यों बढ़ते थे, ये सब जवाब पूछेंगे। हम 20 साल के प्रॉफिट देखेंगे, 20 साल में इक्विटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखेंगे, ताकि समझ में आए ना बोनस स्प्लिट क्या हो रहा है सब। हम 20 साल देखेंगे तुम डिविडेंड दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। हम 20 साल देखेंगे दोस्तों तुम कब कब गिरे, कितना गिरे, कितनी बार आते हो, तुम चले तो कितने चले, कब कब चले, कितना चले, कब 10 गुना हुआ। दोस्तों ये सारे प्रश्न पूछने के लिए हमको डीप डाइव करना होगा, राइट? तो कल से अपना नया अध्याय चालू होगा। इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी अध्याय यहां से खत्म, पर जितना आप सीखे हो, ये सीखे हुए पे और हाई क्लियरिटी आती जाएगी, क्योंकि अब हम कंपनी के गहराई में जाएंगे, राइट? तो ये नेक्स्ट वीक दोस्तों बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। जितना आपने इतना बढ़िया बेहतरीन काम किया है वैसे ही कमिटेड रहिएगा, राइट? क्योंकि ये 4 महीने जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ध्यान रखना दोस्तों, 40 साल तक पोर्टफोलियो काम करे बगैर बढ़ने वाला है। कुछ नहीं करना है अपने, खाली पेड़ लगा देने, वो जिंदगी पर फल देते जाएंगे। ये 4 महीना मेहनत करना है, राइट? तो नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते हम कंपनी की फेयर वैल्यूएशन बनाने पे लगने वाले हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो इसी प्रकार से कल ही मैं कुछ आपके एपिसोड अपडेट कर दूंगा और काम करेंगे।
सर मेरा एक LTTS का सर मेरे को बैलेंस शीट नहीं मिला पीयूष सर। हाँ एक मिनट, हाँ सर निकुंज भाई एक मिनट। हाँ वीरेंद्र भाई क्या कह रहे थे? LTTS का बैलेंस शीट नहीं मिल रहा था सर, बाकी का तो मैंने निकाल लिया, बाकी LTTS का नहीं निकला सर। एक मिनट, LTTS का मिल ही जाना चाहिए, वैसे हर एक का ऐसा ही रहता है। चलो मैं ओपन कॉर्पोरेट एक्शन में जाके ही मैंने देखा, परंतु वहां तो कुछ और आ रहा था। देखो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, फिर मैं गया रिजल्ट में किया, फिर इसमें कुछ ऐसा उसका नहीं आ रहा था, हाफ ईयरली ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ओके देखो कहाँ पे है ये है ना सर, बोर्ड मीटिंग आउटकम ऑफ। अच्छा यही है सर, अच्छा मैं देखा नहीं इसमें इस टाइप। देखो खोल के मैं देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ सर ये रहा ना सब डेटा। ओके सर, ओके मैं इसमें वो नहीं लिखा था सर, कंसोलिडेटेड और स्टैंड लोन नहीं दिखा रहा। हाँ बराबर, इसलिए मैंने इसमें सर्च नहीं किया ऊपर। राइट कोई दिक्कत नहीं, वो तो अभी एक बार पता चला तो अभी दूसरी कंपनी के साथ। ओके सर, थैंक यू। एंड एक बात सोनम भैया, सर आपने भी एंट्रीज किया था? सर मैं ये बोल रहा था कि IRCTC को लीज पे यानी रेंट पे देता है गाड़ी, यानी नहीं IRCTC को नहीं, रेलवे को सर, इंडियन रेलवे जो है ना, रेलवे। ओके मगर वो तो कहीं पे लिस्टेड नहीं है। कौन? इंडियन रेलवे? नहीं इंडियन रेलवे नहीं है ना, वो तो बड़ी कंपनी है सर, इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, बराबर ना। पर IRFC जो इनको गाड़ियां लीज पे देती है वो लिस्टेड है, राइट। देखो ये जैसे इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट की कई कंपनियां लिस्ट हुई, इनमें से एक IRFC बहुत ही अच्छी कंपनी है। देखो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 35 रुपये पे है। हाँ 35 पे ही है ना, क्या हुआ? नहीं बहुत है, इतना अच्छा बिजनेस है तो फिर इतना कम रेट क्यों ऐसा? देखो रेट और अच्छे बिजनेस पे कोई लेना देना नहीं है, किसी का भाव बहुत बड़ा है इसका मतलब वो अच्छा है ऐसा नहीं, और किसी का भाव छोटा है वो डिपेंड कैसे करता है पता है? इक्विटी से। देखो यहाँ पे आप इनके धंधे देखो कितने, ये मैं पिछले साल के टर्नओवर में जाता हूँ, लेट इट ओपन। रेलवे की क्या बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां लिस्ट हुई, RVNL, फिर जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, मतलब ऐसे कई कंपनियां रेलवे की, उसमें IRFC, IRCTC ये सब बहुत अच्छी कंपनियां हैं। ओके देखो ये इनका धंधा आप देखो, मैं कंसोलिडेटेड पे जा रहा हूँ। ओके वापस से वहीं चलते स्टैंड अलोन, क्योंकि इनका तो रेंट का तो अच्छा यानी फिक्स इनकम आता ही रहेगा, ये तो एकदम फिक्स गारंटेड इनकम हुआ। हाँ तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसा अच्छा खासा ना, क्यों नहीं? 20,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, देखो बढ़िया एकदम। 20,000 करोड़ जो आ रहे हैं वो किससे आ रहा है? तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। लीज इनकम कितनी है इनकी? 13,000। 13,000 करोड़। हाँ 13,000 करोड़ मतलब एक अच्छी फिगर हुई, राइट सर। हम कंपनियों की लीज लायबिलिटी देखते हैं, यहाँ तो इनकी लीज एसेट है। हाँ राइट यस, और वो भी फिक्स है, आना ही आना है, इसमें कुछ होना नहीं। और क्या है ना, देखो रेलवे अगर ग्रोथ ना करे तो इनका भी ये पैसा बढ़ेगा नहीं, करेक्ट। पर अपनी रेलवे आने वाले समय में, जैसे अभी पहले भी हमने बात की थी कि बड़ी सिटी और बड़ी होने वाली, तो अपने को रेलवे को मजबूत करना जबरदस्त जरूरी है, तभी अपना ट्रांसपोर्टेशन सुधरेगा और ईज ऑफ लिविंग होगा। इंडिया में ईज ऑफ लिविंग नहीं है, करेक्ट, भीड़ है, लटक के जाना पड़ता है, राइट। तो थोड़ी चलता है। ये मेट्रो है वो भी इसमें ही आएगा रेलवे में? वो प्राइवेट को दिया हुआ है सर। ओके उसका इसको कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ है सर, जरूरी नहीं है पर कुछ लेना देना है, राइट। आपको देखना पड़े, जैसे कुछ प्राइवेट ट्रेन भी लॉन्च की है, IRCTC उसको चला रहा है, बराबर ना। तो वो रेलवे नहीं चला रही, वो IRCTC उसको मैनेज कर रहे हैं, ऐसा बराबर सर। इसको मैं बंद कर देता हूँ। थैंक यू सर। या और मेरे को निकुंज भाई ने हैंड रेज किया हुआ था, कहिए निकुंज भाई। हाँ निकुंज भाई, यस आपका हैंड रेज था सर। आवाज नहीं आ रही है निकुंज भाई आपकी। चलो तब तक मैं प्रज्ञेश भाई से बात कर लेता हूँ। कहिए प्रज्ञेश भाई। नुवोको का वो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, कैसे लेने का सर? नुवोको का नहीं मिला, ऐसा कह रहे हो? नुवोको अभी लिस्ट हुई ना सर, पिछले साल ही नुवोको आई। ये रही नुवोको, अपनी निरमा वालों की कंपनी, सीमेंट की। ये रहा है सर, एनुअल तो आ गए इनके, है ना, बराबर ना। 9,000 करोड़ का टर्नओवर, राइट सर। और यहां से देखने हो तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाके देख लेने के रिजल्ट मिल जाएंगे आपके ऊपर। बहुत पुराना इतिहास नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि अभी IPO आया इनका, राइट।
तो पुराना इतिहास देखना हो तो आपको इनके आरएचपी में जाना पड़ेगा, जब आईपीओ आया ना वो समय, बराबर सर? ओके। हाँ जी, आप कहिए राजकुमार जी। पीयूष सर, आपने जो प्रॉफिटेबिलिटी वाले रेशियोज बताए हैं, हाँ जी सर आपने आरओए भी बताया है, आरओई भी बताया, आरओपी भी बताया है, लेकिन जैसा हम देखते हैं टीवी पे तो उसमें बताते हैं और पढ़े भी हुई है बुक्स वगैरह, तो उसमें आरओसीई भी बताते हैं, आरओसीई, कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो सर वो हम कंसिडर नहीं कर रहे या आप बाद में कर सकते? कोई भी रेशियो देखो, ये सब रेशियो आपको एक प्रकार की कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे यहाँ पे ये नूवोको है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है? माइनस में है। क्यों माइनस में होगा सर? क्योंकि प्रॉफिट में नहीं है कंपनी। कंपनी लॉस कर रही होगी, राइट? अब इनका डेटा देखोगे कंसोलिडेटेड, इनका डेटा लॉस में होगा। तो जब कंपनी लॉस में है तो उनका ना रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव होगा, ना रिटर्न ऑन एसेट पॉजिटिव होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सारी चीजें अच्छी नहीं होगी। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी, उनके सब डेटा अच्छे होंगे। तो क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड बहुत से डेटा में जाने का जरूरी है? कोई भी एक आधा देखो। अगर आप आरओसीई देखना चाहते हो तो आरओसीई देखो, आरओई देखना चाहते हो आरओई देखो, सारे अपने को प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो बता देंगे। तो पीयूष सर वो तो बात ठीक है, लेकिन हमें आरओसीई के बारे में कुछ बताया नहीं आपने। दूसरा क्वेश्चन ये था कि रिटर्न ऑन एसेट बेसिकली क्या है? अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट के बीच का डिफरेंस जानना चाहूँ, वो एक्चुअली क्या होगा? यानी ये बात तो आपने बता दी थी कि रिटर्न ऑन एसेट हमेशा रिटर्न ऑन इक्विटी से कम रहेगा, क्योंकि वो इक्विटी का ही पार्ट है। सही बात है सर। देखो, जब नाम रिटर्न आता है तो इसका मतलब सिंपल है कि इसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट से डिवाइड करना है, बराबर ना? अच्छा। चाहे रिटर्न ऑन कैपिटल हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, पर रिटर्न का मतलब हमारा इसका लेना देना प्रॉफिट के साथ। तो अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, कम प्रॉफिट कर रही है, ज्यादा प्रॉफिट कर रही है, ये सबकी इफेक्ट किस पे पड़ेगी? आपके डेटा पे, आरओई हो, आरओए हो, राइट? रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर कितना प्रॉफिट कर रही है, और एसेट मतलब टोटल एसेट जो बनाई है कंपनी, फुल एसेट पे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी दे रही है, राइट? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स पे देखते हैं, ओके, राइट? तो वो हो सकता है लॉस मेकिंग कंपनियों की भी पॉजिटिव, बराबर? अच्छा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे की बुरी होगी और बुरे की अच्छी होगी। किसी की आरओसीई बुरी है और आरओई अच्छा है, ऐसा नहीं होगा सर। कोई भी एक डेटा देख लो, आपको सब डेटा एक ही जगह पे ले जाएंगे, राइट? तो आरओसीई भी देखना है, हम लोग फेयर वैल्यू भी निकालेंगे, राइट? मैं बहुत इसको क्या कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए लिमिटेड चीज देखो, बराबर सर? ओके सर। या कहिए सारिका मैडम। सर वो पीबी है, वो ए के नीचे। आपकी आवाज नहीं सुनाई दी मैडम, कट कट के आई, बताओ ना वापस। हाँ हाँ सर, वो जो पीबी लिखा है ना वो। हाँ जी, राइट, ये बराबर, ये प्राइस हाँ, ये मतलब क्या है? हाँ, ये कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसके सामने कितना भाव चल रहा है, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू के गुने कितना भाव चल रहा है, ऐसा। देखो, अभी आप लोगों ने जब एक्सेल शीट पे काम किया, जैसे यहाँ पे मैं कोई भी आपकी पर्सनल केयर की कंपनी ओपन करता हूं, जस्ट अ मिनट। तो जैसे आपने सब कंपनी के डेटा यहाँ पे बनाए हुए हैं, अच्छा इसमें ओके सब डेटा बनाए हैं, यहाँ पे आप आखिर में, यहाँ हमने बुक वैल्यू का डेटा नहीं बनाया है, पर आप चाहो तो बना सकते हो। मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं बनवाया क्योंकि अपन अगले चैप्टर में सीखने वाले हैं। पर देखो बहुत सिंपल है, बुक वैल्यू का मतलब क्या है? कंपनी की टोटल अर्निंग कितनी है, राइट? टोटल इक्विटी कितनी है, रिटेन अर्निंग, अब वो तो कंपनी की है। जैसे यहाँ पे है, थोड़ा ध्यान देना सब लोग दोस्तों, यहाँ पे रिटर्न अर्निंग किधर गई है कंपनी की, ये रही। जैसे ये पहली कंपनी कौन सी है, टाबर की रिटेन अर्निंग कितनी लिखी हुई है मैडम यहाँ पे? टोटल इक्विटी 8850 करोड़, बराबर? ये 8850 कितना है मैडम? ये 8,500 करोड़, क्योंकि कंपनी तो खाली इतने से चालू हुई थी, 150 करोड़ से 176 करोड़। हमने हर साल प्रॉफिट करते करते हमारे
प्रॉफिट को कहां पहुंचाया है? 8,500 करोड़। तो ये किसका हो? हम सबका हो, बराबर। जितने के पास शेयर है उन सबका है। तो अब मेरे हिस्से का कितना, वो मैं कैसे गिनूं? ये तो जितने शेयर होल्डर है सबका है। तो मैं अगर ये जानना चाहता हूं 8,500 करोड़ में मेरा हिस्सा कितना, तो मुझे टोटल इक्विटी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना, राइट। जो आंसर आएगा उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं, एक शेयर की बुक वैल्यू, राइट। यहां पे हम गिन लेते हैं, राइट। चलो प्रयास करते हैं गिनने का। बुक वैल्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट में सबसे ऊपर क्या आएगा? रिटेन्ड अर्निंग, मतलब टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी, राइट, डिवाइड बाय ब्रैकेट कितना इक्विटी है इसका? 176.80, राइट, डिवाइड बाय फेस वैल्यू। इधर क्या फेस वैल्यू लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है इन लोगों ने? अच्छा, यहां पे मुझे लगता है फेस वैल्यू नहीं लिखा है, राइट। कोई बात नहीं, फिर हमको क्या करना पड़ेगा? लिखा है सर लास्ट में। अच्छा, लास्ट में लिखा है सर। अरे वाह, ये रहा, वो पी के बाजू में है। हाँ, तो ब्रैकेट क्लोज। चलो, 50 रुपया क्या आया अपना? ये बुक वैल्यू है, मतलब मेरे को एक शेयर पे 10 रुपए की अर्निंग हो रही है, तो ये मेरी अर्निंग है, राइट। ये 9.86 मेरी अर्निंग है। अगर डाबर बोलती है 50% डिविडेंड में बांटेंगे तो मुझे 5 रुपया डिविडेंड मिलेगा इस साल की अर्निंग में से, तो ये मेरी एनुअल अर्निंग हुई। पर मेरी अब तक की सब इकट्ठा की गई अर्निंग कितनी है? तो डाबर में पर शेयर 50 रुपया मेरे पड़े हुए हैं। दिस इज कॉल्ड एज बुक वैल्यू, राइट। बुक वैल्यू 50 रुपए की है और भाव कितना है कब शेयर का? 587। तो सारिका मैडम बताओ, भाव कितना गुना है बुक वैल्यू से? भाव 587 और बुक वैल्यू 50, मतलब 10 गुना बोल सकते हैं, है ना सर? अदर्स बैंक में डेटा नहीं मिल रहा है मेरे को। इसमें सर अदर्स बैंक। अच्छा, देखो बैंक में हमें ये सब डेटा नहीं लेना है सर, जो यहाँ पे आपने ये सब जो डेटा लिया ना, ओके, ये सब डेटा नहीं लेने के। बैंक में क्या लेने का, मैं इधर लिख देता हूं, एक मिनट, आपके डेटा में ही मैं ओपन करके बता देता हूं। मेरे को लगता है प्रज्ञेश भाई का भी शायद फोन आया था प्रसाद पे, है ना, बैंक के डेटा के लिए, शायद प्राइवेट बैंक पे किसी पे काम कर रहे थे। ओके, ये रही अदर बैंक। तो जब भी आप प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, जब भी आप बैंक्स में काम कर रहे हो, राइट, तो इसमें ये सारे डेटा लेने की हमें जरूरत नहीं है। इसमें हमें कौन से डेटा लेने पड़ेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, 1 2 राइट। मैं आपको ओपन करके बता देता हूं ताकि क्लियरिटी हो जाए थोड़ी। तो ये तो सब हो गए इनकम स्टेटमेंट। सब लोग प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि जब बैंक पे आप काम करोगे थोड़ा अलग होगा। हम जनरली कौन सा रिजल्ट देखते हैं सर, स्टैंड अलोन की कंसोलिडेटेड, राइट। तो बैंक में भी डेटा कंसोलिडेटेड ही देखने का, लेकिन सर आपको एनपीए जो बड़े काम की चीज है वो आपको कंसोलिडेटेड में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा निकुंज भाई? क्योंकि बैंक का मेन बिजनेस बैंकिंग है और एनपीए इनके स्टैंड अलोन में आएगा। तो अगर मुझे जानना है कौन सी बैंक में ज्यादा एनपीए है, कौन से में कम है, तो मेरे को स्टैंड अलोन डेटा देखना पड़ेगा, राइट। तो ये जैसे मैं एचडीएफसी बैंक का स्टैंड अलोन डेटा पहले ओपन हुआ है, एचडीएफसी बैंक के डेटा से पता चलता है कि ये लोग रियल बैंकिंग से कितना टर्नओवर करते हैं। ये लोग करते होंगे 2 लाख करोड़ के करीब का धंधा, पर बैंक में से इतना ही है 1.5 लाख करोड़, 1.57, राइट। बाकी इनको दूसरी जगह से आते बैंक के अलावा, राइट। अब मेरे को देखना है कि ये इतना धंधा तो कर रहे हैं, इनको ब्याज कितना ये लोग आ रहा है, कि मेन इनकम क्या होती है, इंटरेस्ट। ये 6 महीने में बैंक के पास 73,000 करोड़ ब्याज आया, साल का ये करीबन 1.3 लाख करोड़ इंटरेस्ट का कमाते हैं। क्या कमाते हैं निकुंज भाई?
इंटरेस्ट। तो अगर ये बैंक 1.30 लाख करोड़ का ब्याज कमाती है तो अंदाजे से इन्होंने कितनी लोन देके रखी होगी सर? अंदाज बताना, खाली परफेक्ट नहीं, यूं ही जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू। 1 करोड़ का 10 गुना, 1.3 लाख करोड़ का 10 गुना तो होगा ना, 13 लाख करोड़। अंदाजे से 10 गुना, तभी तो उसमें से उनको इंटरेस्ट इतना आता होगा, राइट। तो बैंक का डेटा जब अपन देखते हैं तो हमने ये देखा कि चलो वो ब्याज कितना कमा रहे हैं, पर वो एनपीए कितना है ये भी जरूर। देखो यहाँ डेटा दिया हुआ है ग्रॉस एनपीए और एनपीए, हमें ग्रॉस एनपीए का डेटा लेते हैं, राइट। एनपीए से पहले ग्रॉस एनपीए आती है, बराबर। तो एनपीए बाद में बढ़ती है, पहले ग्रॉस एनपीए बढ़ना चालू हो जाती है। तो अभी एचडीएफसी बैंक में टोटल एनपीए कितनी है? 1 लाख में डेटा है, तो 16,000 करोड़ की ग्रॉस एनपीए है, ये हम मान के चलेंगे, बराबर है सर, राइट। 16,000 करोड़ पिछले साल थी, अभी 6 महीने में ये बढ़ के 18,000 करोड़ हो चुकी है। तो ये जो इनकी एनपीए है 18,000 करोड़, ये रिस्क पे है, ऐसा हम मान के चलेंगे। तो हम फिगर से नहीं अंदाजा लगाएंगे कितनी है, हम परसेंटेज में देखेंगे कि टोटल बैंक की जो एसेट है उसके मुकाबले एनपीए कितनी है। तो 1.23 है सर, कितनी है? 1.23। दूसरी सब जो बैंक है प्राइवेट, उनके पास करीबन 4-5% की एनपीए होती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि एचडीएफसी बैंक सबसे अच्छी बैंक, क्योंकि उनकी एनपीए सबसे कम है। जितनी एनपीए कम, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा, राइट। तो जब आप बैंक का डेटा ढूंढते हो, आपको क्या ढूंढना चाहिए सर? ग्रॉस एनपीए परसेंटेज पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए अपने को सब बैंक का? यस, राइट। जो बैंक का कम एनपीए वो बैंक ज्यादा अच्छी, जो बैंक का ज्यादा एनपीए वो बैंक रिस्की, बराबर सर। ये आईडीबीआई बैंक क्यों एकदम बंद हो गई थी? एलआईसी को आके खरीदना पड़ा, उनकी 30-30% एनपीए थी सर, कितनी? 30%, राइट। तो कहा वो 30% और कहा एचडीएफसी जैसी स्टैंडर्ड 1.23%। तो एनपीए काम की चीज है। के अलावा अपार्ट फ्रॉम एनपीए, ये सब जाने दो, बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। देखो इक्विटी तो आप हर एक का लेते ही हो, तो कैपिटल यानी इक्विटी, राइट सर, पेड अप कैपिटल लिखिए, ये डेटा काम का है। रिजर्व एंड सरप्लस यानी सर टोटल इक्विटी, ये भी काम का हुआ कि नहीं? तो एक कैपिटल ले लेने का, एक रिजर्व एंड सरप्लस यानी टोटल इक्विटी ले लेने का। फिर सर ये डेटा दूसरी कंपनियों में नहीं होता है, पर बैंक में होता है। वो क्या है? डिपोजिट। बैंक डिपोजिट कहती है सर, हाँ है ना। हाँ, तो हमें पता रहना चाहिए कि कितने डिपॉजिट एचडीएफसी बैंक के पास है, राइट। देखो डिपॉजिट अगर नहीं बढ़ेगी और खाली लोन बढ़ेगी तो पैसा लाएंगे किधर से, राइट। तो वो उनको फंड रेज करना पड़ेगा, पैसा महंगा मिलेगा, तो डिपॉजिट बढ़ती रहनी चाहिए बैंक। डिपॉजिट कितनी है? इतनी, 16 लाख करोड़। ये इनकी क्या है? बोरोइंग्स, राइट। डिपॉजिट के अलावा पैसा कितना इन्होंने रेज किया हुआ है? इतना। पर बोरोइंग, जो दूसरी कंपनियों में बोरोइंग रिस्की होता है, वैसा इधर रिस्की नहीं है, क्योंकि इनका काम ही है बोरोइंग लेना। ये बोरो करते हैं 6% पे, हमको देते हैं 8% पे। इनको 4% पे, हमको देंगे 6% पे। मतलब जितना ज्यादा बोरोइंग उतना कभी बैंक को प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो बोरोइंग का डेटा कोई लेने की जरूर नहीं है। कैपिटल लिया, रिजर्व लिया, डिपॉजिट लिया, हर कंपनी में आप बोरोइंग लेते थे, इधर बोरोइंग लेने का जरूर। इधर दूसरा क्या लेने का? एडवांसेस लेने का। क्या लेने का? एडवांस। मतलब इन्होंने कितने की लोन दी हुई, राइट। अभी मैंने आपको पूछा अंदाजा लगाओ कितने की लोन होगी, राइट। 13 लाख करोड़ का हमने अंदाज लिया, ये कितने की लोन है? करीबन 15 लाख करोड़ हुई कि नहीं, राइट सर। ओके। एडवांसेस का डेटा लो, जो बैंक की ज्यादा एडवांसेस, वो बैंक को क्या ज्यादा आएगा सर? ब्याज, है ना। इंटरेस्ट इनकम बैंक की ज्यादा होगी, तो हर बैंक का टारगेट क्या होना चाहिए? मैं ज्यादा से ज्यादा एडवांसेस बढ़ाती जाऊं, पर एनपीए के कंट्रोल में रख के, बराबर। तो चलो अब मैं आपके डेटा में आता हूं, और मुझे कौन सा डेटा इकट्ठा करना चाहिए दोस्तों? चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, ये सब चीजें देखनी, राइट। मैंने यहाँ पे पहले तो इंटरेस्ट इनकम लिखा, टोटल इनकम लिखा, ये सब चीजें चाहिए अब।
नेट प्रॉफिट लिखा, ईपीएस लिखा, ये तो सब नॉर्मल है हर एक में चाहिए, राइट। फिर इक्विटी लिखा, टोटल इक्विटी लिखा। इसके अलावा मुझे डिपॉजिट जाननी है कितनी पड़ी है बैंक, और मुझे एडवांसेस देखने हैं कितनी लोन दी है। ये इतना डेटा देख लो, साथ में एडवांसेस अच्छी है कि बुरी है, यानी एनपी। सर इतना डेटा देखो खाली आप, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, कोई भी बैंक। ओके, बस इतना ही डेटा अंदर ऐड करना है उसमें। हाँ सर, इतना ही ऐड करने का, बाकी डेटा दूसरी कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग में लेते वैसा लेने का जरूर नहीं है, बराबर ना? ठीक है, ओके। तो चलो अभी मिलेंगे अभी अपने सब लोग नेक्स्ट वीक, बराबर। और अगले वीक जब मिलेंगे अपन, तो ये जो भी कंपनियां हैं जिसपे आपने काम किया है, इन सब कंपनियों को डीप में देखेंगे, बैंक को भी देखेंगे, जैसे अविनाश भाई ने यहाँ इंश्योरेंस में लिखा है, इंश्योरेंस का भी अपन ऑपरेशन करेंगे अगले हफ्ते, ताकि क्या है हर एक कंपनी की क्या खास चीजें होती है वो हमको पता चले। ऑलराइट दोस्तों, राइट। तो चलो अभी मिलेंगे कल से नए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी दोस्तों।